तो मैं बड़ा दाता के प्रति भावुक और इमोशनल था, क्योंकि मतलब बचपन मैंने दादा की डांग पकड़ के बिताया है और जहां दाता जाते थे मैं जाता था साथ में। सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया कि मम्मी अकेली क्यों जा रही है, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। वो मम्मी ने कहा कि नहीं, पापा ने बोला है नहीं जाना है, तो मैं नहीं जा पाया। तो उसमें थोड़े बालू रेत और ब्रेड के बीच में वो जो पोर्स होते हैं उसमें रेत घुस गई। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने उसको झड़काया बढ़िया ऐसे गोड्डे पे झड़का के बढ़िया, और मैंने वो ब्रेड खाई वहां बैठ के इस दीवार का सहारा लेके। कच्ची मैं दौड़ा बहुत पर नहीं दौड़ पाया, और उन्होंने पीछे एक मारी कनपट्टी पे, यहाँ गई गुद्दी में। 3 गट्टे खाए मैंने। 3 गट्टे खा के जब उठा ना तो अंधेरा आ गया आंखों। स्टोनी वाले क्या सोचते हैं कि ये क्या प्राणी है? आओ कभी हवेली पर, आओ। एक भाटी ने उगाड़ रखा है शिव में, बिगाड़ दिया दूसरा। एक और भाटी आ गया तो नुकसान कर देगा। कि एक नया लड़का 26 साल का युवा पॉलिटिक्स में आता है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स में, वो आता है पॉलिटिक्स में और आके और एकदम बवंडर हो जाता, तूफान ले आता है। और सरकारें और नेता चाहते नहीं कि आप पढ़ो। आप अगर पढ़ लिख लिए तो आप जागरूक हो जाओगे, आप सवाल करोगे, आप जागरूक होगे तो आप सवाल करोगे तो उन नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसलिए कर रहा है कि इसको राजनीति में आना है, इसका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। धूड़ लगा हुआ पॉलिटिक्स से यार, मेरे बूकियों में कमा के खाने की शक्ति है। पार्टी हूं तो हमारे को क्या चोरी का और झूठ बोलने का कोई मैणा नहीं। रोटी खा ले दोगे। अब वो वहां गए तो वहां गेहूं के ही बन रहे, तो वो बोले कि मैंने एक बिलान नापा, 40 एक रोटियां ले ली। तब तो भरी जाए उसका। ठीक है, लेके और बैठ गया और मैं रोटी खा रहा हूँ। हवलदार मेजर उधर से, अरे भाई चैन सिंह, क्या सब्जी ले ले? क्या साहब सब्जी तो रोटी आते खावी जाए, तू क्या खा रहा है? मैं तो साहब फल को खा रहा हूँ। तो मम्मी क्या मारो, बचपन तो मारे पिताजी खातर रोता रोता निकल गई होगी, फौज में है, लड़ाइयां में है, यहाँ है। जवानी मेरी निकल गई तेरे पिताजी के चक्कर में। अब तुम दोनों बच्चे कम से कम फौज में मत जाना, मेरे बुढ़ापे में मेरे को मत रुलाना। वो घूम जैनजी वगैरह ये घूमते फिरते आके मेरे को पूछते हैं कि इज दिस ए रियल मुस्टैच? वो ऐसे टच करके मेरे को देखते हैं, कैन आई टच इट? मतलब मैं छू के देख लूं क्या? मतलब बिल्कुल मैं कोई सर्कस में थोड़ी जा रहा हूँ जो चिपका के जा रहा हूँ। मेरी ये असली मूछें हैं। मेरे दाता कहा करते थे कि सांवड़ो सिरदार बलो, गोरी तो बायां हुआ। 96 में हमारे यहाँ 3 बाईपास होते थे ग्रेस लगा के, कि आप जब वोट लेने जाते हो तो आप कुछ भी कर लोगे ना, आप मारवाड़ी में बोलते हो। बिल्कुल, अरे हुकुम ध्यान रख जो थानो टाबर है वो। बिल्कुल, और टाबर हो। हाँ, जब काम पड़े वे टाइम बजवे हिंदी बात करें, हिंदी और इंग्लिश। देसी हो, देसी रहूंगा और देसी ही मरूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में खास मेहमान हमारे साथ हैं, जो अपने साथ लंबी लंबी मूछें रखते हैं, न केवल दिखावे के लिए बल्कि उनके भीतर एक राजस्थान धड़कता है, जो यहाँ से सुदूर कई हजार किलोमीटर दूर इस्टोनिया देश में भी जाकर अपनी धड़कन को मौजूद रखता है। सिड्डा वाले भाटी, बोड़ा भाटी, मूल सिंह भाटी हमारे साथ है। मूल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। तो राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी अंदाज, ठेठ देहाती अक्खड़पन, यूरोप के एक ठंडे से देश में जाके भी दूर नहीं हो पाया। बिल्कुल प्रदीप जी, दूर तो हो नहीं सकते, क्योंकि पैदा वहीं हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं रहे हैं, पले बड़े हैं, परिवार यहीं है जी। तो दूर होना थोड़ा सा मुश्किल है। कोशिश करता हूँ कभी कभार कि इस धरा से मोह छूट जाए तो शायद मैं और तरक्की कर लूं, और प्रगति कर लूं, और आगे कहीं पहुंच जाऊं जी। पर जुड़ाव ऐसा है पीढ़ियों का, रिश्तेदारी का, डीएनए का, खून का, तो छूट नहीं पा रहा है। मेरा जो अभी परिवार यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, माताजी पिताजी जी। मैं अक्सर आपसे कोरिलेट करता हूँ कि आप विदेश रहते इतनी बार राजस्थान आ जाते हैं, जितना मैं राजस्थान रहते हुए पाली नहीं जा पाता। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, तो छुट्टी हुई और भाटी डेरा होम या। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रॉब्लम भी है, तो मेरे पेरेंट्स और फैमिली वाला भी यहाँ कह के तुम बहुत फ्रीक्वेंट आवे इंडिया, इतो फ्रीक्वेंट क्यों आवे? तो मेरा क्या ही मन बड़ा बच्चे वाला मन है, चंचल मन है आपका, तो वो टिक नहीं पाता। जिस दिन मेरे को रात को ऐसे फील हो गया कि मेरे को गांव जाना है, या मम्मी की या पेरेंट्स की याद आ गई, या फोन पे आजकल ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह हो जाते हैं, इंटरनेट का जमाना है, तो दूरी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जब बात होती है तो फिर पेरेंट्स से या मम्मी से ऐसी कोई बात हो जाए तो मेरा मन पिघल जाता है। फिर
नॉस्टैल्जिक हो जाते हो आप, भयंकर वाले। भयंकर मेरे ऐसे 2-3 साल पहले अपनी जब बात हुई थी फोन पे, आपने कहा कि मैं दुबई ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने क्यों कि नेड़ो पड़े, नेड़ो पड़े। भाई राजस्थान रोडवेज की बस वहां से चलती नहीं है कि आप जल्दी से आ जाओ। फिर भी 4 घंटों में 5 घंटों में गाँव आ जाऊं, हाँ, दिल्ली आ जाऊं। तो अभी 6 घंटे लग रहे हैं और क्या 8 हाँ घंटे लग रहे हाँ, हैं। अब 12 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट। एग्जैक्टली। तो मैंने या तो जर्मनी और आना पड़े या फिनलैंड और आना पड़े, जी। तो फ्लाइट चेंज करना में टाइम 1-1.5 घंटा लग जाए, और फिर 9 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट कैसा है। देश है एस्टोनिया? ठंडा प्रदेश है, जी। लोग बहुत अच्छे हैं। कितना तापमान रहता होगा? सर्दियों में आपका -18-20 चला जाता है। यहाँ बर्फ, +50 जाता है जहाँ पैदा हुए रहे। बिल्कुल। तो गर्मियों में पिछली जून में मैं आया था तो परिवार। ये वेरिएशन है 68-70 डिग्री का, एक भाटी झेल सकता है। ये क्या है कि हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। स्पेंसर हम का सिद्धांत है। बिल्कुल तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। हम, हमारे पूर्वजों ने, पीढ़ियों ने गजनी से लेके जैसलमेर भटनेर होते हुए इस धरा में, इस मगरे में यहाँ पले बड़े हैं, जहाँ ना पानी है, ना अनाज है, ना ट्यूबवेलें हैं, कुछ नहीं है, फिर भी वो पले बढ़े और पीढ़ियां निकाल दी उन्होंने। तो हमारे अंदर वो डीएनए है जो हमको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनाता है। कोई टेम्परेचर हो, बस अंदर जज्बा होना चाहिए कि और कहीं है, कहीं कौन ठोकर काट दे, साल महीना गर्मी सर्दी 60 डिग्री इज नथिंग। जी जी तो -20 से यहाँ 50+ में आना हमारे लिए अब ये जी। कोई बड़ा चैलेंज रहा नहीं है। तो वहां जाके गोरे हो जाते हो आप थोड़े से। ये भी है बिल्कुल, क्योंकि जी। वहां अंदर रहते हैं, डायरेक्ट सनलाइट मिलती नहीं है, हाँ, और रोज नहाता हूँ। ये भी बड़ी बात है। है। पार्टी नहाते कम है, क्योंकि हमारे मगरे में पानी नहीं था। हाँ, तो वहाँ थोड़ा लाइफस्टाइल इजी भी है, तो वहाँ थोड़ा सा चेहरे पे अंग्रेजी रंग आ जाता है, हाँ। जो यहाँ आते ही मेरा ओरिजिनल कलर वापस मैं अपने रौनक में आ जाता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल काला कलर है। और मेरे दाता कहा करते थे कि सांवड़ो सिरदार भलो, हाँ। गोरी तो बाया हुए है। सही तो बात है। उस वजह से क्या है कि यहाँ आके मेरा ओरिजिनल रंग हाँ, आ जाता है। कृष्ण रंग के, आप कृष्ण के अनुयायी हैं, उनके बिल्कुल, वंशज कृष्ण हैं जी तो। के पोते हैं, बिल्कुल। तो जी रंग जी, तो ये हमारा इनबिल्ट है। बिल्कुल। बिल्कुल। आपको लेके यहाँ के लोग गजब कमेंट करते हैं, फेसबुक आप डेली पोस्ट करते बहुत हैं। ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपसे फेसबुक से कनेक्ट हुआ था। बिल्कुल प्रदीप सर। इस्टोनिया वाले क्या सोचते हैं कि ये क्या प्राणी है? वो बताओ। जो वहाँ के लोकल्स हैं या जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ है? दोनों। इंडियन कम्युनिटी क्या, वहां जाके वो नारियल हो जाते हैं, बाहर से भूरे अंदर से सफेद। बिल्कुल। तो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को ये लगता है कि यार ये इतने बड़े पद पे नौकरी कर रहा है, यहाँ इतना अच्छा इसका पैकेज है। मैं वहाँ की इंडियन एसोसिएशन जो है हमारी, जी। हम एम्बेसी के साथ में एसोसिएट करके एक एसोसिएशन चलाएं, जिसमें भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देना, और ये जो 26 जनवरी हो गया, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गई, जन्माष्टमी हो गई, इस तरह के इवेंट इस्कॉन के साथ कोलैबोरेशन करके हम ये चीजें करते हैं। तो मैं उसका बोर्ड मेंबर हूँ, जी। इंडियन एसोसिएशन का। तो लोगों को ये लगता है कि यार ये यहाँ तो कम रहता है और इंडिया ज्यादा जाता है। जी। विंटर्स में हर साल मैं 3 महीने इंडिया आ जाता हूँ। हम्म। नवंबर लास्ट वीक से लेके मिड फेब तक मैं इंडिया ही रहता हूँ, टू अवॉइड वहाँ की भयंकर सर्दी, जिसको मैं अवॉइड करना भी कह सकता हूँ। और हाँ। यहाँ सनलाइट अच्छी है, तो विटामिन डी के लिए हम, हाँ। जैसे ये साइबेरिया से आपके पंछी नहीं आते हैं हमारे, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन्स जो आती है, डोमोसाइल क्रेन वगैरह, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कुर्जा वगैरह, कुर्जा। कुर्जा हमारे देशी भाषा में। और हमारे गांव के पास में खींचन है, फड़ोदी तहसील में, एग्जैक्टली। तो वहाँ वो पक्षी आते हैं, तो मैं उन पक्षियों के साथ यहाँ आ जाता हूँ। और फिर जब पक्षी वापस जाते हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बंदा इतना गांव से, अपनी धरती से क्यों ऐसा। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी, हम तो क्या मध्यम वर्गीय परिवार से पढ़ लिखे निकले। तो आप भी हो सर, तभी नौकरी मिली है। नहीं, पढ़ने लिखने में, डिग्री में, और जो बाकी पढ़ाई है सामाजिक या जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई है, वो डिफरेंट पढ़ाई है। जी। तो जो शुरू से पढ़े लिखे या अमीर परिवार के लोग हैं जो वहां रहते हैं, हमारे साथ नौकरियां करते हैं, मेरे से जूनियर भी हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये आदमी क्या रोज रोज इंडिया चला जाता है, क्या गांव की बातें करता रहता है, क्या रखा है गांव में। और जो मेरे जो फॉरेनर कलीग्स हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, एस्टोनियन या फिनिश या जर्मन जो हैं, यूके भी, मेरे ब्रिटिश ऑफिस में कलीग्स भी हैं, यूक्रेनियंस भी हैं। सो वी हैव ऑफिसेस ग्लोबली, 28 कंट्रीज में हमारी ऑफिसेस हैं जी। तो वो भी यही बोलते रहते हैं कि व्हाई आर यू सो एक्साइटेड अबाउट इंडिया, ऐसा क्या है। हाँ। मतलब आओ कभी हवेली पर। आओ हवेली पे। बिल्कुल। आओ कभी हवेली पे। हाँ, तो आओ देखो। उनको बड़ा ऐसे लगता है कि यार क्यों जाता है बार बार। तो उनको मैं समझा नहीं पाता हूँ कि मेरे अंदर एक वो बचपन का जो प्यार है, मेरे दाता ने मेरे को बचपन में गांव में खूब, मैं 10 साल 11 साल गांव में रहा हूँ, जी। तो बड़ा ऐसे अटैचमेंट है मेरी गांव से।
तो मैं, और मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गांव वाले भी मेरे को बड़ा ऐसे अचंभे से देखते हैं कि तू कौन नौकरी करे, तू हर 4-5 महीने में आ जाता है यहाँ, हम दिल्ली बैंगलोर से नहीं आ पाते हैं, तू विदेश से यहाँ आ जाता है, ऐसी क्या नौकरी है, इतनी कैसी छुट्टी मिल जाती तेरे को? मतलब बस ऐसी है, भगवती की कृपा से चल रही है। तो जैसे वो लोग यूं सेल्फी वेल्फी और फोटो वोटो खिंचाते होंगे बिल्कुल मूंछों के बिल्कुल चक्कर में। बिल्कुल, मूंछों का बड़ा उनको क्रेज है, क्योंकि होता क्या है कि इट्स डिमांड सप्लाई गैप। अब अपने यहाँ इंडिया में हर बहुत सारे लोग मूंछों वाले हैं, बट वहां पे बहुत सारे लोग क्लीन सेव हैं, तो उनको मूंछों वाला आदमी दिख जाए तो दे आर सो एक्साइटेड कि यार ये क्या है। तो महिलाएं खूब, तो मेरे फेसबुक पे कभी कभार मैं फोटोज वोटो डाल देता हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त यार या रिलेटिव्स वो ऐसे कमेंट करते हैं कि अरे भैया कहाँ तू ये कौन सी फोटोज डाल रहा है, फैमिली वाले तेरे नाराज हो जाएंगे। नहीं, इट्स फाइन कल्चर है। तो वहां पे क्या है कि लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं मुस्टैच को एंड दे लव इट। तो वो आके बड़ा कि सर एक फोटो खिंचवा लूं क्या आपके साथ। कुछ कॉलेज के बच्चे वगैरह जो जो यंगस्टर्स हैं, जेन एक्स जिसको अभी ये नई जनरेशन है, वो जेनजी वगैरह ये घूमते फिरते आके मेरे को पूछते हैं कि इज दिस ए रियल मुस्टैच। वो ऐसे टच करके मेरे को देखते हैं, कैन आई टच इट, मतलब मैं छू के देख लूं क्या? मतलब बिल्कुल मैं कोई सर्कस में थोड़ी जा रहा हूँ जो चिपका के जा रहा हूँ। मेरी ये असली मूछें हैं। तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं। कितना टाइम देते हैं आप मूंछों को? मेहनत कितनी करनी पड़ती है? मेहनत सुबह सुबह की है जी, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, क्योंकि जब सोते हैं तो बिखर जाता है सारा मामला। जी। तो सुबह उठ के जब आप नहा धो के फ्रेश फ्रेश होते हो तो फिर इसको थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ी ट्यूनिंग इसकी करनी पड़ती है। और मैं इसमें जैसे फौज में अलाउंस मिलता था, मेरा भी इस मूंछों का एक अलग अलाउंस है। हाँ, फौज में अलाउंस है। दर्शकों को मैं बता दूं कि फौजी जो मूंछें रखते हैं उनको तेल के और उसके कटिंग की बार्बर की स्पेशल अलाउंस है, जो आजकल शायद 1600 रुपए मिलते हैं। मेरे पिताजी जब यंग थे उस जमाने में 100 रुपए मिला करते थे जी। तो मूंछों के पीछे और भी मेरे पर्सनल रीजंस भी हैं। हम क्या पश्चिमी राजस्थान में मूंछें तभी काटते हैं जब हमारे पिताजी स्वर्गवास हो जाएं, अदरवाइज हम लोग मुस्टैच नहीं काटते हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा डर रहा है। एक बार मैं कॉलेज में पढ़ता था पुणे में, जब मैं क्या फौजी कैंट में पढ़ा हुआ हूँ। सो आई हैव अ डायलॉग फॉर मी। आई वाज बोर्न देसी, I have grew up in army camps. I have studied in CBSE board in army cantonments, grown up there. I work for an IT MNC in Europe. Still desi and I will die desi. Okay. मैं फौजी गांव में जन्मा, फौजी कैंट में पढ़ा हूँ और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की है मैंने। एक अमेरिकन इंटरनेशनल MNC में काम करता हूँ, बट देसी हूँ, देसी रहूंगा और देसी ही मरूंगा। ये पहचान है। तो देसी हैं हम और हर देश में हम छाए हुए हैं। बड़ी चीज है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी ग्लोबली 28 कंट्रीज में हमारी ऑफिसेस हैं, तो मैं ट्रैवल खूब करता हूँ। मेरा जॉब मेनली आई एम इनटू सीनियर मैनेजमेंट काइंड ऑफ रोल, तो ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है हमारा। मोल सिंह जी से बात करने का उद्देश्य यह भी है कि आप अपने आप में एक पर्सनालिटी होते हो। कैसे आप कंपनी में काम करना, या वो अलग चीज है कि एक तो आप सुबह 8 बजे रवाना होते हैं, 9 बजे पहुंचते हैं, 6 बजे वापस आते हैं, खाना खाते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं, सो जाते हैं। आप वो करने के साथ एक अलग पहचान बनाए रख रहे हैं कि बड़ी बात है ये, और उस देश में बना के रख पाना बड़ी बात है। तो जैसे आपने बताया, बड़ी चीज ये है कि एक देसी गांव का, आपकी मैंने वो कहानी पढ़ी थी पलके वाली। बिल्कुल, पहली बार आपने गेहूं की रोटी खाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्टोरी थी? स्टोरी ये थी कि हम पश्चिमी राजस्थान में क्या है कि हमारे एरिया में स्पेशली पानी नहीं है। उस जमाने में ये बात है 1995-96 के आसपास, 95 के आसपास की। मेरे फादर यंग फौजी जवान, एकदम लंबे चौड़े, मुस्टैच और 6+ हाइट, लाल आंखें, और मतलब ही इज वेल बिल्ड फौजी। तो मेरे एक परिवार में भुआसा थे, उनकी शादी थी, तो शादी के बाद जब मेहमान वापस आते हैं पश्चिमी राजस्थान में, तो खाना दिया जाता है जैसे आपके घर पे जो फेरे, आपके बेऊंजो फेरे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे उधर बोलते हैं फेर मोड़ा। फेर मोड़ा आपकी वाली, और हमारे वहाँ बेऊंजा फेरा बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो वो मेहमान आते हैं तो उनके लिए खाना परिवार में दिया जाता है कि आज जमाईशा का खाना यहाँ है, और ऐसे। तो मेरे एक पापा के, मेरे दादोसा के बड़े भाई, बड़े दादोसा, उनके घर पे खाना था। तो मम्मी उस टाइम नई बींदनी थी, और पश्चिमी राजस्थान में बींदनियों को बड़ा वो रोटी बनाने का, और उनकी ड्यूटीज अलग अलग होती हैं। अब शहरों में तो आपके ये कैटरिंग वेटरिंग और शुरू हो गई है, वहां अभी भी वही डर रहा है। मम्मी नई बींदनी थी, मैं कोई 5-7 साल का बच्चा था। तो हमने बाजरी की, क्योंकि हमारे वहां पानी नहीं है, तो बाजरी होती है सिर्फ, बाजरी और गंवार 2 ही फसलें हैं, तो बाजरी हमने शुरू से खाई। उस दिन क्या हुआ कि वो जो दादोसा, बड़े वाले दादोसा थे, वो BSF में इंस्पेक्टर से रिटायर्ड है। तो वो थोड़े से वेल सेटल्ड थे उस मामले में, तो उनके अच्छा खाना बना।
तो मम्मी वहाँ रोटियां बना गेहूं की रोटी बनानी भी नहीं आती थी, नहीं आती थी। जी। तो गेहूं की रोटी मैंने हमारे वहाँ गेहूं की रोटी को फाफरिया या फलका बोलते हैं। फलको। तो मैंने वो एक कहानी लिखी कि एक फलके की कीमत क्या होती है। बिल्कुल, एक फलके की कीमत तुम क्या तुम जानो क्या मोल जानो। सिंह। बिल्कुल। जी। तो अब आज हमें गेहूं की रोटी इतनी मिलती है कि बाजरी का शौक हो गया है। एग्जैक्टली। आज बाजरी शौक है, उस जमाने में गेहूं शौक हुआ करता था। तो गेहूं की रोटी उन मेहमानों के लिए उस दिन बनी। जी। तो मम्मी बना रही थी, तो मैं क्या बच्चा था और मैं ऐसे खेलते खेलते गया, मेरी दादी साहब भी वहीं बैठे थे बाहर। मैं दादी साहब गया, मैंने बोला कि दादी साहब ये क्या है। हाँ। तो मेरी दादी साहब भी शर्माते हुए बोल नहीं पाई, पर जो बड़े दादी साहब थे वो जिनके यहाँ कार्यक्रम था, जिनके यहाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने कहा कि वो तो फलको है। हाँ। मैं कि फलको कौन हुए। तो उन्होंने बोला ये खाने की चीज है, रोटी है। हाँ। मैंने नहीं, रोटी तो वो है जो बाजरी की वो अलग रखी हुई थी। बिल्कुल। वो है कि ना ना ये तो मैं क्यों खाऊं। तो मेरे दादी शाह ने शर्माते हुए, मेरी मम्मी को गुस्सा आया कि भाई बच्चे, अगर गांव में क्या होता है कि अगर नई बींदनिया अगर काम करने गई है और वहां आपके बच्चे आके अगर ऐसे मंगतापना इज द वर्ड बिल्कुल। अगर मंगतापना डिमांड करे तो जी, या गोडा काटना भी एक देसी शब्द है। गोडा काटे तो उनको थोड़ा ऐसे वो एम्बैरेसिंग फील होता है कि यार हमारा टाबरिया को जो लगा है। तो मम्मी बड़े शर्मिंदा हो गए कि यार यहाँ कहीं मंगता अपना करे, गोडा काटे। बट हम तो ढीठ थे। लेकिन उनकी भाषा ये थी कि वो बोल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो गूंगटे में। और अब सासू जी और बड़ी सासू जी वगैरह बैठे हैं तो बोले कैसे। तो वो बोल नहीं पाए। तो वो आंखों में ऐसे इशारा करेगी, मतलब बाहर चला जाए, ऐसे गुस्से वाली आंखों में ऐसे काटती है। बच्चे इग्नोर करते हैं उसको। हाँ, उधर और हम तो, हमारे पास दादी शाह का हाई कोर्ट का पावर, हम मम्मी को कहाँ धारे। तो हमने मम्मी को इग्नोर कर दिया, या नहीं धारे, बच्चे थे और जिद्दी थे। और मैं क्या मोबरा लाडला पोता, तो जिद वैसी, और भाटी तो ऊपर से और जहरीला। तो नहीं गया भाई। तो पिताजी क्या है कि युवा थे उस जमाने, तो सेवा चाकरी में लगे हुए थे, इधर से उधर उनको खाना खिलाना और वो लाना। तो मम्मी ने, हमारे वहाँ पश्चिमी राजस्थान में अगर सासू जी बैठे हैं तो अपनी पति को बुलाने के लिए महिलाएं एक ऐसे किचकारा करते हैं, किच किच या चिच ऐसे करके एक आवाज करते हैं, जिससे कि वो समझ जाए कि सिग्नल है कि आपको बुलाया गया है या आपकी वहाँ कोई रिक्वायरमेंट। कम्युनिकेशन रोजर टाइगर। तो उन्होंने वो कम्युनिकेशन का इशारा किया। तो पिताजी ने मेरी तरफ देखा, तो हम डरते थे क्योंकि पिताजी फौजी आदमी, छुट्टी कम ही आते थे। हम आपको लगता भी होगा ये फौजी कौन है। हाँ, और हमको तो लगता ही नहीं था कि हमारे घर का आदमी है, क्योंकि वो इतने सख्त थे। और कभी कभी आते थे छुट्टी। तो पहले क्या, फौज में छुट्टियां जमा करने का पैसा भी मिलता था। तो हम क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवार थे, तो पैसा प्रायोरिटी था। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो छुट्टी कम ही आते थे, और आते तो भी खेत में रहते थे। जी। क्योंकि फौजी आदमी किसान, और तो खेती भी करनी पड़ती थी। तो हम पिताजी से, और मैं दाता के साथ, मेरे दादू साहब के साथ बहुत ज्यादा रहता था। तो मम्मी ने इशारा किया किच किच वाला, तो पापा ने एक बार ऐसे आंख काटी के भागो यहाँ से। तो मैं थोड़ा सा बाहर चला गया, और हम तो ढीठ, थोड़ी देर में वो भूल गए। 5-7 साल का बच्चा, और उसकी क्यूरियोसिटी, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है, जाननी है ये चीजें, जो मुझे नहीं पता है वो मैं जानने की बड़ी वो करता हूँ, कंठा है आप में। हाँ। तो मैंने सोचा ये यार रोटी तो हमने तो वो बाजरी की रोटी देखी है सोगरा, ये क्या चीज है। तो मैं वापस आया, मैं लाऊं ले आऊं। तो उन्होंने वो क्या कि आधी रोटी तोड़ के घी लगा के, और आधी मेरे को दी, आधी मेरे काकोसा की बेटी थी उसको दी। मेरी दादी थोड़ी सी बायस लड़कों की तरफ, तो वो जो मेरे काकोसा की लड़की थी उसकी और आधी तोड़ दी। तो मेरे को मिला 75% और उस बच्ची को मिला बेटी थी इसलिए। ये पश्चिमी राजस्थान में एक गलत चीज है, जो मैं, अब बदल रही है चीजें, बट उस जमाने की बातें हैं ये। तो 75% मुझे मिला, और वो बड़ा मुलायम सॉफ्ट, मैंने खाया, मैंने ये तो मस्त चीज है, घुल गई मुंह में एकदम रुई की तरह। क्यों, हमने तो बाजरी वाला सोगरों से माथा पूरी की हुई है। तो वो घुल गई मुंह में। मैं खाई, बाहर जाके बैठ के खा के आ गए झूपड़े में, छिया था पीछे बाहर खेलड़ी के नीचे बैठ के खा के आ गए। अब हम तो वापस, वो मुंह, शेर के मुंह खून लगा, वापस आए तो फिर हम वही गोडा काटने वाली हरकत। तो दादी शाह ने इस बार, मेरे दादी शाह ने भी ऑब्जेक्शन किया कि भाई कोजो लागे, कि नहीं बुढ़ा आप जाओ। और उतना गेहूं होता भी नहीं था, जैसे गिनी चुनी 4 रोटियां बनती थी, 4 ही रोटी बनती थी, वो ऐसे फोल्ड करके, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम जो थाड़ जा रहा उसी में, सेकंड टाइम तो उन मेहमानों को भी नहीं मिलती थी, बिल्कुल गेहूं वाली नहीं मिलती थी, बाजरी का फोगरा मिलता था। तो अब उनका कोटा है भाई, उनका भी सही बात। तो कोटा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो दादी शाह ने मना किया, पर हम तो ढीठ, तो मैंने ज्यादा जिद की। तो वो जो बड़े वाले दादी शाह ने बोला कि ठीक है मुड़ो जिद करे, वो भी मैं लाड का था, तो उन्होंने और आधी तोड़ के मेरे को दे दी। मैंने जैसे ही वो खाई,
और मम्मी ने दादा पापा निकले आंगन में से, मम्मी ने फिर किचकारा तेज किया, किच किच किच, कंट्रोल टाइगर। हाँ, और पापा मेरे पीछे भागे। मैं वहां से भागा जहां तक वो पक्का आंगन, हमारे क्या वो आंगने गोबर से नीपे जाते हैं, बिल्कुल। तो वो गोबर से नीपा हुआ जो चौक था आंगना, उसमें तो मैं स्पीड में भाग पाया, पर आंगने से बाहर निकलते ही जैसे बेड़ू रेत आई ना, उसमें मेरी गाड़ी के गेयर फंस गए। गाड़ी फंस गई। गाड़ी फंस गई। अब शाह फौजी आदमी भाई, वो क्रॉस कंट्री दौड़ने वाले सर्विसेज में खेले हुए आदमी है, और मैं बच्चा, मैं दौड़ा बहुत पर नहीं दौड़ पाया, और उन्होंने पीछे एक मारी कनपट्टी भाई, यहाँ गई गुद्दी में। 3 गट्टे खाए मैंने। 3 गट्टे खा के जब उठा ना, तो अंधेरा आ गया आंखों के आगे, वो मेरा फलकार, आंसूर, नाक में शेफड़ और पसीनार सब मिक्स हो गया, सब मिक्स हो गए। और मैं ऐसे से देखा, पीछे पापा थे, उधर दाता मेरे चारपाई डाल के और बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट दादू सा ने देख लिया, दादा से कहा राम लो छुट्टी आवड़ो कौमरो कौन, मैंने की दे ली। और मैं चिल्लाया, अब तो क्या मेरे पास पावर आ गया, और मैं रोया रो के भाग के दाता के पास, पापा वापस चले गए। तो ये फलके की कीमत थी। इट वाज बिग थिंग फॉर अस उस जमाने में। अब तो साहब सब चीजें उपलब्ध है, पर वहाँ बाजरी का आटा मिलता ही होगा आपको इंडियन स्टोर्स में? मिलता है इंडियन स्टोर्स में, बट वो हमारी जो मगरे वाली मीठी बाजरी है ना, जो ये एक्सपोर्ट होके बाजरियां जा रही है, ये संकर काड़ा बाजरा होता है। और हमारे गांव वाली जो बाजरी है ना, उसमें क्यों हमारे यहाँ ट्यूबवेल और नहरें हैं नहीं, तो हमारे वहां अभी तक फर्टिलाइजर्स नहीं है। बारिश का पानी, दूसरा बरसात का पानी जो इकट्ठा, पीली बाजरी जो होती है, पीली बाजरी, उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, मीठी बाजरी जिसको बोलते हैं। तो वो स्वाद नहीं है, पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अब कुछ नहीं है से तो वही अच्छी है। एक और कहानी मैंने पढ़ी थी आपकी, जैसे वहाँ अब आप ब्रेड ही खाते हो? नॉर्मली हम घर पे नहीं खाते हैं, बट ऑफिस की पार्टीज में या कहीं ऑफिस रोटी है ही नहीं, या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जैसे, बिकॉज आई हैव अ ट्रैवलिंग जॉब, तो खूब ट्रैवल करता हूँ मैं। तो ट्रैवल के दौरान फिर वहाँ ब्रेकफास्ट में ये ब्रेड ही मिलती है, जिसको हम देसी भाषा में डबल रोटी कहते हैं। डबल रोटी। मैं बताऊं आपको सर कि मुझे याद है अभी भी, जैसे बच्चों वाली, अब उल्टा हो गया। बच्चे बाजरे की रोटी को देख के पूछते हैं ये क्या है? सीमेंट की रोटी। वही कह रहा हूँ, सीमेंट की रोटी बन गई है। और अब जो शहरों में हम जैसे लोग रहते हैं, उनके लिए सर्दियों का भोजन ये हो गया, लोग शौक से बाजरी की रोटी बनाते हैं, कोई मेहमान आए तो। मोदी जी ने कहा भी है मोटा अनाज, मिलेट्स ईयर सेलिब्रेट किया। बिल्कुल जी जी। एक मुझे बाड़मेर के कोई पाली में जब क्राइम रिपोर्टिंग करता था, तो एक एएसआई साहब थे, नाम मैं बोल रहा हूँ, चैन सिंह जी नाम था। जी जी। तो वो पहले पुलिस में भर्ती ऐसी होती थी कि पहले आपको लगा लेते थे, फिर भर्ती निकलती सेलेक्ट कर लेते थे। तो एसपी साहब को किसी ने सिफारिश की होगी तो साहब इसको लगाना है, जो भी नाम था, सर चैन सिंह नाम था। ठीक है सर। तो उन्होंने जीवन में कभी फलका देखा ही नहीं। मतलब उनका काम ही नहीं पड़ा, देखा तो होता ही नहीं है साहब, कहाँ से देखेंगे? उनको कहा कि जहाँ गए तो वो जो एचएम होता है, हवलदार मेजर लाइन में, उसने कहा कि तुम रोटी खा ले दोगे। अब वो वहां गए तो वहां गेहूं के ही बन रहे, तो वो बोले कि मैंने एक बिलान नापा, 40 एक रोटियां ले ली। तब तो मरीज है उसका। ठीक है, लेके और बैठ गया, और मैं रोटी खा रहा हूँ। हवलदार मेजर उधर से, अरे भाई चैन सिंह, क्या सब्जी ले ले? क्या साहब सब्जी तो रोटी आता खा लीजिए, तू क्या खा रहा है? मैं तो साहब फल को खा रहा हूँ। इसको तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। So tough times थे साहब, पश्चिमी राजस्थान was very tough. It's tough place to be in. तो अब ब्रेड से संघर्ष करते हो, पहली बार ब्रेड कब खाई? हाँ, वो भी एक कहानी है जी। तो हम गांव में ही रहते थे, यही 95, 96, 94 के आसपास का, एग्जैक्ट पता नहीं मेरे को, बट उससे पहले का टाइम। 96 में तो हम देन वी मूव्ड आउट। 96 में फिर मेरे पिताजी हमें फौज में साथ में ले गए। बबीना कैंट वाज फर्स्ट आर्मी क्वार्टर व्हिच आई हैव सीन। तो हम वहां चले गए, उससे पहले की बात है, 96 से पहले की, 1-2 साल पहले की होगी। मुझे क्या है कि ये चीजें याद बहुत रहती है। मैं भूल नहीं पाता, ये मेरी एक बड़ी समस्या है। समस्या नहीं, देखो आपने एक लाइन कही, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे साइकोलॉजी पढ़ी थोड़ी बहुत मैंने, तो उसमें यह है कि आपने कहा मैं क्यूरोसिटी बहुत हूँ। तो जब आपके अंदर क्यूरोसिटी उपज रही है, उसका उत्तर आप तभी प्राप्त करते हैं ना, तो आपको याद रहेगा। ऐसे आप किताबें लेके बैठ जाओ नहीं याद, तो वो रस बना हुआ है, और उस रस का अगर मान लो आपको उत्तर तत्काल मिल रहा है तो ही याद रहेगा। बिल्कुल। तो अगर स्टूडेंट क्यूरोसिटी हो जाए तो उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। ही विल डू वंडर्स, है ना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें यार याद करना है, मजबूरी, मुझे इसको समझना है यार, ये है क्या, बिल्कुल, है ना। त्रिकोणमिति समझ नहीं पा रहे, साइन थीटा कोस थीटा क्या काम आती है, इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंटरेस्ट मतलब क्यूरोसिटी नहीं है, बिल्कुल। तो याद रहने वाली बात तो ये है कि आप क्यूरोसिटी हो, इसलिए याद रहती है। शायद ये भी कारण है। मैं ज्यादा साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी वाला, पढ़ाई वाला बंदा नहीं हूँ। मीडियम 70-75% वाला बच्चा हूँ। नॉट वेरी गुड इन एजुकेशन और एकेडमिक्स, आई वुड से। आजकल आ रहे हैं सर 90, 95, 99, जमाना ही चेंज हो गया। हमारे तो पहली बार जब मैं 10वीं में 75%, सो मेरे पिताजी फौज में थे, उनकी एक धमकी थी कि अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की ना, उस टाइम क्या हुआ सर, ये कारगिल वॉर के आसपास का समय है,
तो पिताजी 6 महीने के लिए फ्रंट पे चले गए थे, और उस जमाने में ये फोन वगैरह होते नहीं थे, अंतर्देशी कागज आते थे, 56 APU आर्मी पोस्टल ऑफिस के लेटर वगैरह आते थे। तो पिताजी कहा करते थे कि अगर पढ़ाई नहीं की बेटा तो हमारी तरह ऐसे भुगतना पड़ेगा। तो मेरे अंदर एक डर, और फिर क्या, मेरे नानोसा आर्मी में थे। ही वॉज इन 19 राजरिफ, तो बांग्लादेश वाले, और 1975 और 65 और 71 वॉर में नानोसा थे। तो मेरी मम्मी और फिर पापा ऑपरेशन पवन श्रीलंका वाला था उसमें, और JNK वाला जो आपका ऑपरेशन कारगिल था उसमें थे। तो मम्मी थोड़े से ना ऐसे इमोशनल हैं। तो मम्मी के मारो बचपन तो मारे पिताजी खातर रोता रोता निकल गई होगी, फौज में है, लड़ाइयाँ में है, यहाँ है, जवानी मेरी निकल गई तेरे पिताजी के चक्कर में। अब तुम दोनों बच्चे कम से कम फौज में मत जाना, मेरे बुढ़ापे में मेरे को मत रुलाना। जी जी बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा माता जी के प्रति हम बहुत ही इमोशनल हैं, तो थोड़ा फिर हम डर, मतलब मम्मी की वजह से भी कहने यार फौज में नहीं जाना है, कुछ और देखेंगे। जी। तो पिताजी ने सीधा बोल दिया था कि अगर नंबर सही नहीं आए 10वीं में तो मैं फौज में भर्ती करवा दूंगा तेरे को, हाँ। सिपाही राम में। सिपाही राम में भी। ठीक है, तो हम डरते थे, और हम क्या अहमदनगर सेंटर में रहे हुए हैं, आर्मर्ड कोर का सेंटर अहमदनगर है। जी। तो वहां क्या है कि यंग लड़के साहब जिनकी मूछें नहीं आई, छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के हाँ। लड़के, और उनकी जो वहाँ परेड होती है, कुटाई परेड, फ्रंट तो रोल, उनको बैक देख रोल। के मुझे रोना आ जाता था हाँ। कि यार ये, और वो बच्चे रोते थे मम्मी के, मैडम ऐसे ऐसे करके। तो मम्मी एकदम हेल्प कर नहीं सकती, बिकॉज प्रोटोकॉल फौज का वो वैसे है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत ज्यादा बुरी नौकरी है ये, और है, फौज इज नॉट फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी, इट्स वेरी टफ जॉब टू बी इन। तो 75% आए तो हम बड़े खुश हुए, और पिताजी ने फिर बोला कि ठीक है तेरी फौज की भर्ती कैंसिल, 2 साल और 12वीं तक पढ़ाऊंगा, 12वीं में फिर देखूंगा तेरे आगे क्या करना है। अगर 12वीं में सही नंबर आए, नहीं आए तो क्लर्क में भर्ती करवा दूंगा। हाँ, चलो तो ठीक पहले है। सिपाही राम वाली कैटेगरी थी, फिर फौज में क्लर्क वाली हो गई थी। तो पढ़ाई का मेरा ज्यादा रहा नहीं, एंड आई वॉज इन केंद्रीय विद्यालय, तो मैं 5 टाइम्स KVS नेशनल प्लेयर भी हूँ। अच्छा। इसलिए मैं इतना पत्ता दुबला हूँ। किस गेम में थे आप? मैं एथलेटिक्स करता था, आई वॉज इन 3000 स्टेपल चेस, 5000 मीटर और 1500। क्या बात। तो मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से 5 बार नेशनल खेला हुआ हूँ। मैं 7 तक आर्मी स्कूल में पढ़ा, और उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। तो जब से मैं KV में आया हूँ तब से मैं 7 से लेके और 12 तक 5 साल लगातार मैं KVS नेशनल खेला हूँ, SGFI खेला हूँ। जी जी बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है। एथलेटिक्स में। तो तो जैसा हम विल कम बैक टू द डबल रोटी वाली ना, बात। फर्स्टली ऑन द परसेंटेज 75%। हाँ। तो 12th में कितने आए फिर? 12th में कम थे, एंड देयर इज इमोशनल रीजन भी। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? मैं 12th में 11th 12th में मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और IP करके एक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस करके एक अच्छा, सब्जेक्ट हुआ करता है, विच इज मेनली अबाउट कंप्यूटर्स। आपका और English। आप शायद 85 बॉर्न है। सो मेरा जन्म है जनवरी 1985। अच्छा अच्छा। तो जैसे 75% तो आप खूब ही लिया है उस जमाने में। मेरे डर था। मेरे तो डर सारा कुछ था, लेकिन फिर भी मेरे 62 के आसपास ही बने। तो डर- लेकिन डर ये के है आगे। कि बाकी 38% मैंने जो खोए ना वो यूं ही नहीं कमाए। उसका ज्ञान दूसरा है। नहीं, आप अधिक पढ़े लिखे हो, हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हम तो बस ठीक है भगवती की दया से ऐसे। वो आजकल आ रहे हैं बच्चों के 99%। आज मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे एक सर है, उनकी बच्ची के 96 बने, तो वो बोले कि मेरे को 100 आउट ऑफ 100 लाने थे, और वो उन खोए हुए 4% पे दुखी हो रहे हैं, दुखी थी। मैं उनसे मिला, मैंने कहा आप दुखी हो? 96 में हमारे यहाँ 3 भाई पास होते थे ग्रेस लगा के। बिल्कुल। ठीक है, कोई फेल हो गया तो परिजन बड़े उदार हुआ करते थे कि यार क्यों खुमरो मिलो है, जो 12 साल में आई अगली बार फिर आ जाएगा, 10 महीने की तो बात है। ठीक है। और जिसको जो टॉप करता था उसे समझाना पड़ता था कि मैंने क्या किया है। उनको तो पास और फेल 2 ही चीज पता होती थी। बिल्कुल, ये डिस्टिंक्शन और फर्स्ट सेकंड ग्रेड क्या होते हैं आपके, फर्स्ट सेकंड एंड 3 डिविजन। हाँ, फिर उसके बाद एक ग्रेस से पास होना, वो भी अलग, फिर एक सप्लीमेंट्री, धक्का गाड़ी। एक सप्लीमेंट्री। फेल होना बहुत मुश्किल है, मेरा ये मानना है, बहुत मुश्किल है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट है एकेडमिक एग्जाम में फेल होना। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, कई ऐसे बंधु भी थे कि वो बंदे क्लासों में बैठे, मास्टर रिटायर हो गए उनके, ठीक है, लेकिन वो दिए जा रहे हैं एग्जाम,
है ना। कई विचारों के साथ संकट हो गया कि इस बार तो मैंने 3 साल से बैठा हूँ, इस बार तो अपना हो ही जाएगा, मेरे को सारे आता है, इतने में सिलेबस चेंज हो जाता। आपकी दिल्ली की नामी यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां बैठे हैं खूब हाँ 40 45 years old and they are still हाँ, वो students। तो क्या है, वहाँ उनके मैं दूसरे नाम कारण नहीं है। लेना चाहूंगा, हाँ बट दूसरे कारण है उनके, तो भाई आपको 1500 रुपए में एक अच्छा मकान मिल रहा है वहां रहने के लिए बिल्कुल, वगैरह, बिल्कुल, और रेस्पेक्ट मिल रहा है, दुकान चल रही है, वयोवृद्ध छात्र नेता कह सकते हैं उनको। जिनको आज की भाषा में युवा नेता आप और हम कह सकते हमारे हैं। पाली में एक विजय सिंह जी है, शेखावत हैं, जी अच्छे बड़े भाई हैं हमारे, जी जी अब केमिकल बिजनेस में हैं। जी, तो विद साहब भैरव सिंह शेखावत के गजब फैन है, डाई हार्ट। ठीक है, बोले साहब देवता थे तो कोई वो थे, वो मैंने तो कहा ऐसा बिल्कुल क्या है यार। बिल्कुल, हाँ तो मैंने कभी नहीं, बीजेपी कांग्रेस कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स भी भैरव सिंह जी थे इसलिए मैं 10वीं पास की, मैं कैसे। बोले मैंने बना 3 एक साल संघर्ष किया, फिर 3 एक साल बाद क्या सिलेबस चेंज हो गया, मैंने कहा उड़ाया, मैं 0 पे आ गया। हाँ, तो फिर क्या वो ओपन बोर्ड का सिस्टम लाए, ओके, ठीक है कि साहब आप एक एक सब्जेक्ट जितने पास कर रहे हो उतने नहीं देने अगली बार। तो फिर मैंने 6 साल लगा के एक एक सब्जेक्ट 33 अच्छा नंबर से अच्छा, पास कर लिया। तब जाके पूरा हुआ वो। That was एक good। बंदा राजस्थान में कितना 40 साल से कर रहा था, हाँ हाँ हाँ, अलवर का उसका, और वो लव का मामला था, हम्म। 40 साल पहले उसे प्रेम हुआ कि भाई 10वीं पास करूंगा तो शादी, तो वहां शर्त रखी गई होगी अगले के 10वीं पोते पोतियां हो गई अगली के, और सरप्राइज की कोविड में वो जबरदस्ती पास हो गया, बाकी पास नहीं हुआ। कोविड वाला बैच है ये। तो बिल्कुल कई सारी कहानियां हैं पढ़ाई की। बिल्कुल। तो 12th में नंबर कम आने का एक कारण ये है कि मेरे हम लोग उस टाइम पठानकोट पोस्टिंग थी पिताजी की, पठानकोट में ममून कैंट करके एक फौजी कैंट है, मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में पढ़ रहा था। तो हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए 3 तारीख को, 3 तारीख को हमारा पहला एग्जाम था, आई डोंट रिकॉल व्हाट वाज द सब्जेक्ट, बट 3 मार्च पहला एग्जाम था, और 5 मार्च को मेरे दादोसा स्वर्गवास हो गए। और आपका तो, और मेरा क्या, कलेजा यहाँ से उठा के इधर रख दिया गया, मतलब ये मानिए। सॉरी, तो मैं बड़ा दाता के प्रति भावुक और इमोशनल था, क्योंकि मतलब बचपन मैंने दाता की डांग पकड़ के बिताया है, और जहां दाता जाते थे मैं जाता था साथ में। सॉरी, नहीं तो आई एम सॉरी ना, भावनाएं जो है तो वो, जब हम कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते, शब्द नहीं होते, तभी आंसू निकलते हैं, वही, और आंसू भाषा बन के बह जाते हैं, सब कुछ कह जाते हैं। तो बता रहे हैं मूल सिंह जी अपनी कहानी जी। उस जमाने में दिस वाज ईयर 2005 जी। तो हम, सॉरी लेट मी क्लीन दिस अदरवाइज आई विल स्पॉइल द वीडियो। नो, ये साबित करता है कि भाटी भोला ही नहीं, भावुक भी है। भावुकता बहुत ज्यादा है। जी जी। तो क्योंकि दाता से बड़ा लगाव था, हर छुट्टियों में हम गर्मियों में जाते थे दादा के पास। तो उस साल हम, क्योंकि 12वीं बोर्ड था और पिताजी बोर्ड के, पहले बोर्ड को हुआ बनाया जाता था। हाँ खतरनाक भाई साहब, बोर्ड मतलब बोर्ड है, मतलब कहीं छुट्टियों में नहीं जाना, पढ़ाई करो, एक्स्ट्रा क्लास लगाओ और ट्यूशन लगाओ, और इस तरह की ड्रामेबाजियां होती थी। तो नहीं जा पाए। तो 3 तारीख वाला मेरा अच्छा गया और उसमें मेरे को 78 नंबर आए। अब 5 तारीख का जो एग्जाम, नहीं 5 तारीख को दाता स्वर्गवास हो गए। तो मुझे, पिताजी पहले गए हुए थे, जब दादा बीमार थे तो पिताजी गांव गए हुए थे कि भाई एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल लेके जाएंगे, चेक करवाएंगे। और मम्मी हमारे साथ थी, क्योंकि मेरी सिस्टर छोटी है मेरे से 2 साल, तो उसका भी 10th बोर्ड था, मेरा 12th बोर्ड था। तो हम माता जी के साथ वहां, पिताजी गांव चले गए। अब दादोसा को जिस दिन ले जाना था उसी दिन दादोसा शाम को स्वर्गवास हो गए। तो बचा नहीं पाए हम, या जो भी, वट एवर इट वॉज, बैड लक जो भी था, और भाग बोल सकते हैं इसको। तो उस टाइम ये लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, तो पापा ने वहाँ हमारे एक जगदीश भूतड़ा जी बाणिया हैं, उनके घर पे टेलीफोन वाला वो टावर वाला थंबा था, वहां से फोन किया यूनिट में कि भाई क्वार्टर पे जाके बता के आओ। तो हमारा एक जवान राम था, वो आया, सिपाही राम, और साहब का फोन आया, साहब ने बोला है कि ठाकुर साहब स्वर्गवास हो गए हैं, और बच्चों को तो वहीं छोड़ो आप और पधारो, आपको जाना पड़ेगा गाँव। तो मैं फिर मम्मी को, उस टाइम हम आते थे अमृतसर से, सॉरी पठानकोट से डायरेक्ट ट्रेन थी झेलम एक्सप्रेस, जो जलंधर तक आती थी, जलंधर से फिर दूसरी ट्रेन हमको बीकानेर के लिए पकड़नी पड़ती थी। तो मैं मम्मी को छोड़ने के लिए भी आया, क्योंकि मैं बड़ा बेटा था और मदन मेरा भाई जो है वो छोटा था और बहन छोटी थी। जी जी। तो हमारे को एक फौजी जिप्सी मिली, उसके साथ में मम्मी थोड़े शर्मिंदा और ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो उनको ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगा कि
अकेले जा रहे फौज की जिप्सी में अकेले बैठ के हाँ। चली जाऊं। तो मैं स्टेशन पे मम्मी को छोड़ने आया, तो मेरे को ऐसे बड़ा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया कि मम्मी अकेली क्यों जा रही है, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। हम्म, वो मम्मी ने कहा कि नहीं, पापा ने बोला है नहीं जाना है, हम्म, तो मैं नहीं जा पाया। फिर 5-6 तारीख को मेरा दूसरा, क्योंकि बोर्ड में 3-3 4-4 दिन का गैप होता है, हम्म, 6 तारीख को मेरा अगला एग्जाम। और उस जमाने में हम इंक पेन से लिखा करते थे, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन। तो इंक पेन से हम लिख रहे थे, और अब मैं क्या लिखूं और मेरे वो आंसू अपने आप गिरते जाएं। जैसे ही मैं लिख के और वो पन्ना आगे खिसके नीचे जाऊं, तो वो मेरे आंसू ऐसे गिरे और वो ब्लर हो जाए, वो इंक फैल जाए। पर अब क्या कर सकते हैं, मतलब वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मतलब अब तो बहुत कंट्रोल कर लिया मैंने अपने आप को, बिकॉज ऑफ कैमरा एंड दीज थिंग्स। अभी भी मैं अकेला बैठता हूँ तो मैं फिर नहीं कर पाता हूँ, आधे घंटे तक डुस्कियां लेता रहता हूँ। हाँ, मुझे पता है आप गांव जाते हो तो भी रोते हो। हाँ, ये भी एक समस्या है। मैं गांव से वापस निकलता हूँ तो मेरे आंसू आते हैं। 20 किलोमीटर तक जब मैं गांव छोड़ता हूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं कि अब गांव तो छूट गया है, कहाँ जा रहा हूँ। जी। तो वो उस वजह से मेरे थोड़े से क्या है कि फिर मैं उन बोर्ड एग्जाम में, मैं फिजिकली तो था वहां पे पर मेंटली वहां नहीं था। एंड आई हैड केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड आईपी, तो ये सब्जेक्ट थोड़े से टेक्निकल भी हैं। तो मैं नहीं अच्छा कर पाया, तो मेरे शायद ज़्यादा नंबर नहीं आए, 59 पॉइंट समथिंग कुछ आए। तो थोड़ा उदास था मैं, बट जो भाग में लिखा हुआ है वो धीरे 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 तो, पर मैं ये मानता हूँ कि नंबरों की कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली नंबर अब मुझे ऐसा लगता है, उस जमाने में जब हम बच्चे थे हमें ये समझाया जाता था कि पढ़ोगे अच्छे नंबर आएंगे 10वीं 12वीं में, तो शायद अब मुझे लगता है वो 10वीं की मार्कशीट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है और कुछ नहीं है। ऐसा बच्चों पे इतना मेंटल प्रेशर है बहुत अब तो ज्यादा, बहुत कि ज्यादा। साहब आप नंबर लाओ। मैं कह रहा हूँ आप समझो उन चीजों को कि क्या है, आप कैसे करोगे। खैर अब ये तो स्कूलें जो है, प्राइवेट स्कूल्स खास करके, वो लगाती है साहब ये हीरो 90%, 92%, वो जस्ट दे आर पब्लिशिंग इट, मार्केटिंग बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इफ यू वांटेड टू डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ, परसेंटेज इज जस्ट ए नंबर। एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं बच्चों को पड़ता। अब वही दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरी बच्ची एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, नंबर उन्हीं को ही देने हैं। देखो साहब आपकी बच्ची अच्छा कर रही है। अरे तो जब वो दुनियावी एग्जाम में करेगी तब समझ में आएगा, तब फंस जाएंगे, हाँ। तब फंस जाएंगे। तो मुझे लगता है किताबी ज्ञान से ज्यादा आपको, ये एक बड़ा मार्केट है सर, बिल्कुल इट्स अ बिग इंडस्ट्री, बिल्कुल। और इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। बेसिकली जयपुर में तो ये कल्चर चलता है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाओगे, स्कूल पहले दिन ही जाओगे तो वो कहेंगे नहीं हमारे यहाँ फुल है एडमिशन, डोनेशंस। फिर नहीं आप फिर सिफारिश कराते हो, ओ। आप प्रदीप सिंह को कहोगे, प्रदीप मंत्री सिंह संतरी किसी ना किसी किसी आरएस को कहेगा, तो वो बेचारे फोन करेंगे। तो फिर आप पूरे साल यही प्रचार करोगे बिल्कुल कि साहब बड़ी मुश्किल से हुआ, उनको कहा, उनसे करवाया, तब जाके हुआ। तो अब आप उस स्कूल के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचारक हो गए, पहली चीज वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, लेकिन उसमें स्कूल दूसरा गेम क्या कर गया कि जो 1.5 लाख रुपए फीस है साल की, वो आपको चुभ नहीं रही है फिर, अब नहीं चुभेगी क्योंकि आपको इतनी मुश्किल से मिला है। सो इट्स ऑल डिमांड सप्लाई गैप से, दिस इज बिजनेस। तो आप जितना कम दिखोगे उतना ज्यादा आपकी वैल्यू होगी। क्या दूर ढोल सुहावना टाइपिस्ट, तो ऐसा है। तो मुझे अभी भी लगता है कि नंबर्स इज नॉट ए बिग थिंग। डबल रोटी फिर हाँ, दूध के साथ थी। तो वापस आते हैं डबल रोटी पे। तो हमारे गांव की स्कूल जो थी, देखो साहब, पश्चिमी राजस्थान की एक ये विडंबना है कि एजुकेशन के मामले में हम बहुत पीछे हैं अभी भी। जब मैं हमारे गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, एक सरकारी स्कूल है, जब मेरे पिताजी उस स्कूल में पढ़े, 8वीं तक थी वो स्कूल, मेरे पिताजी 8वीं तक उस स्कूल में पढ़े। फिर मैं जब उस स्कूल में पढ़ नहीं पाया, पर कुछ दिन आगा पाछा हुआ, जिसको कच्ची पहली पक्की पहली ये सब बोलते थे, तो मैं उसमें गया। तो पिताजी जब छुट्टी आते थे तभी वो मेरे को स्कूल छोड़ के आते थे कि भाई पढ़ो। बट मेरे दादोसा और दादीसा नहीं चाहते थे कि अभी, उनको ऐसा लगता था छोटा है क्योंकि नैना है। हाँ, तो उनकी ये अजय मुड़ो नैनो है। हाँ। जबकि हम 7-8 साल के हो गए थे, विच इज नॉट नैना नाउ। बच्चे आजकल 2.5 साल में चले जाते हैं। तो हम 8 साल में गए थे। ठीक है। तो पापा छुट्टी आते, तो मैं क्या छोटा था, तो भैरू जी, हमारे वहां पश्चिमी राजस्थान में भैरू जी की चोटी रखने की एक वो है, तो चोटी रखता था। तो मेरे पिताजी ऐसे चोटी के आटा देते थे ऐसे, और मेरे को ऐसे लेके स्कूल छोड़ के आते थे, और मास्टर आपको बोल के आते थे, मास्टर आप इसको ठीक से पढ़ाना। तो अब फौजी आदमी गाँव में क्या कम ही लोग, तो वहाँ फौजियों की रिस्पेक्ट भी होती थी उस जमाने में, अब तो पता नहीं। बट हाँ, तो वो मास्टर फिर थोड़े सीरियस वैसे पढ़ाने की कोशिश करते थे, पर हमको पढ़ना कहाँ है, और हम वेट करते थे दादी से आएंगे। उस जमाने में हमारे स्कूल में बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, अब तो बाउंड्रियां हो गई है। तो जो खिड़की होती थी पीछे वाली,
अब मास्टर जी पढ़ा उधर रहे हैं, पर मेरा ध्यान पीछे खिड़की में, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि दादी साहब आ जाएं तो हम यहाँ से निकल जाएं। तो दादी साहब मेरे वो फौजी कपड़े की हमारी थैली हुआ करती, कनवास जो फौजी वर्दी है उसकी, कंबाइंड ड्रेस की, उसकी एक थैली, उसमें एक पार्टी और एक बड़ता और एक पानी की छोटी सी दवाई वाली शीशियां, खांसी की दवाई की आती थी, वो हम लेके जाते थे। तो अब मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं, मतलब तो वैसे पढ़ाते भी क्या थे अब मुझे तो पता भी नहीं, वो कच्ची पहली, हमारा तो क्या 3-4 क्लासें साथ ही बैठ, 2 कमरों की जो स्कूल थी साहब, 2 या 3 कमरों की, उस स्कूल मेरे पिताजी पढ़े, मैं पढ़ा। और अगर मैं गांव में रहता, हमारे वहां क्या 16-17 साल में, 17 साल में शादियां हो जाती है, 18 साल में, अगर मैं वहां रहता तो शायद मेरे बच्चे भी वहीं, तो 3 जनरेशन से वो स्कूल 8वीं है। आप ये विडंबना देखिए इस देश की, हम कहां पढ़ रहे हैं, हम कहां जी रहे हैं। अब जाके पिछले 2-4 सालों में या 5-7 सालों में वो स्कूल 10वीं 11वीं कुछ 12वीं हुई है। तो कहां पढ़ाई है, एजुकेशन का हमारे यहाँ महत्व ही नहीं है। हाँ, ना तो जनता समझ रही है, ना सरकारें, और सरकारें और नेता चाहते नहीं कि आप पढ़ो। आप अगर पढ़ लिख लिए तो आप जागरूक हो जाओगे, आप सवाल करोगे, आप जागरूक होगे तो आप सवाल करोगे, सवाल करोगे तो उन नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी या बड़े लेवल के, मैं छोटे स्तर के नेता से लेके बड़े तक की सब लोग ये चाहते हैं कि आप यस मैन रहो। इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज क्राइम इन इंडिया। यू शुड नॉट बी आस्किंग क्वेश्चंस टू सिस्टम। आप सिस्टम को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते साहब। उनको लगता है कि यार अपनी दुकान उठाएगा, दुकान उठा देगा ये लड़का अगर पढ़ लिख लिया तो नेता लोग भी नहीं चाहते कि आपके यहाँ गांव में स्कूलें इस तरह की हो। और ज्यादा से ज्यादा कोई पढ़ाना ज्यादा चाहे तो हमारे गांव से पास में जो स्कूलें हैं उनमें 10वीं तक जाके पढ़ ले, और 10वीं के बाद फौज की भर्ती। अब फौज में बेचारा जो 10वीं पास करके सिपाही राम गया, वो क्या आके कानून समझाएगा, वो तो अपने जीवन के कसम में लगा रहेगा। पहले गांव की खेती के काम, उसके बाद बच्चों को पालना पोषना, बहनों की शादियां करना, उसी में उसका जीवन निकल जाता है। वो क्यों क्वेश्चन करेगा सिस्टम को, तंत्र को, प्रशासन को, उसको समय ही नहीं है। हाँ, मतलब वो पेट की आग बुझाए तब जाके मानस जागृत बस। तो अब हम जैसे लोग पढ़ लिख के और बाहर पढ़ के कुछ हो गए तो वो फिर क्वेश्चन करते हैं, तो उन नेताओं को दोरे लगते हैं कि आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। फिर कई शुभ चिंतक है वो कहते हैं, सिस्टम वाली बात है, उसमें एक शेर को मैं मॉडिफाई कर दूंगा कि सवाल सिस्टम से पूछने में जब एक ही मुड़ा काफी है, हर गांव से मुड़ा निकला तो अंजाम सिस्टम क्या होगा। बिल्कुल बहुत बुरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन करना चाहिए, यू शुड आस्क, दैट्स योर, एक आजाद भारत में आपका मौलिक अधिकार है। एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की पहली प्रीएम्बल की पहली 3 शब्द, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, बिल्कुल संप्रभु। बिल्कुल है ना। तो हम ऐसे पूछते हैं तो फिर लोग नाराज होते हैं कि थन्ने कोई करना। हाँ, कईयों को ये भी लगता है, मेरे दोस्तों को, कि मूल सिंह जी बार बार इसलिए आ रहे हैं उन्हें चुनाव लड़ना है। हाँ, ये गलत फहमी है लोगों की, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो मेरे गांव में भी और मेरे जो ब्रॉडर जो मेरा रिलेशन या जिन लोगों को मैं जानता हूं, वो सब यही सोचते हैं कि ये इन सब चीजों को इसलिए कर रहा है कि इसको राजनीति में आना है, इसका इंटरेस्ट है। मैंने धूड़ लगा हुआ पॉलिटिक्स रे यार, मेरे बूकियों में कमा के खाने की शक्ति है। जी। मैं किसी का हक मार के गरीब का वहां नरेगा ये टाकार पानी इनमें मैं नहीं पैसा कमाऊंगा। मेरे पास इतनी आई हैव माई कॉमन सेंस की कमा के खाने की मेरी नीयत है। जी। तो ये लोगों की गलत फहमी है। सो लेट मी क्लियर, गुड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं तूड़ी नहीं लगा रहा राजनीति के। तूड़ी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, मेरे को कोई लेना देना है, बट मेरे अंदर एक फायर है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं पढ़ लिख के सक्षम हुआ हूं, मैं आर्थिक सक्षम हूं और मैं गांव से जुड़ा हुआ, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? सही बात है। और क्यों पूछेगा? बिल्कुल। तो अगर और कल को, और मैंने देखे हैं साहब, मैंने मेरे रिलेशनशिप में या मेरे जान पहचान में आईएएस ऑफिसर्स देखे हैं, फौजी अफसर देखे हैं, और बुढ़ापे में उनको मैंने आंसू ढलकाते हुए देखे हैं जब वो रिटायरमेंट आ जाते हैं और उनके बच्चे सेटल हो जाते हैं सब, और जब उनको गांव जाना पड़ता है और गांव में उनको कोई नहीं पूछता। हाँ। क्यों? क्योंकि यू हैवंट गिवन एनीथिंग टू योर सोसाइटी। वो सामाजिक भाव जगाते भी हैं फिर। हाँ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको समाज, गांव, परिवार सब याद आता है, पर सर्विस के दौरान वो कभी समाज, गांव, परिवार किसी की हेल्प नहीं करते। ठीक है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछते। और तो मैंने ऐसे लोगों से सीखा है और देखा है। मैं चपड़ासी से लेके और आईएएस चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के लोगों के साथ उठता बैठता हूं, वार्ड पंच से लेके और सीएम कैंडिडेट तक के पॉलिटिशियंस के साथ उठता बैठता, मिलता, जानता हूं। कॉर्पोरेट में, इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर, एमएनसीज इन यूएस, यूरोप, आई हैव वर्कड एंड मैं सब देखा हुआ है। तो मुझे ये लगता है, मैंने खूब लोगों से देखा है, तो मैं ये सोचता हूं अगर मैं जिस दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी फिर ऐसी दुखी होऊंगा कि यार मूढ़ा तू जिस दिन मोटियार था उस दिन है, जिस दिन तू लांठा था, उस दिन तू कुछ कर नहीं पाया, अब क्या कर रहा है तू ना। सो
मुझे इसलिए मैं ये क्वेश्चंस पूछता हूं, इसलिए मैं लोगों से मिलता हूं, जानता हूं, मुझे बड़ी उत्सुकता होती है। और लोगों की गलतफहमी क्या है, मुड़ो आज तो फलाण जी बीजेपी वाले मंत्री से खन गियो, आज आरएसएस वाला खन गियो है, आज कांग्रेस वाला डोटासरा खन गियो है। तो ये अब लोग कंफ्यूज भी हैं कि ये बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है या आरएसएस की तरफ या बीजेपी की तरफ। पर मैं कहीं नहीं इंक्लाइंड हूं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट मीटिंग पीपल टू अंडरस्टैंड मोर, टू नो सिस्टम मोर, और मिलजुल के रहना अपना फॉर्मूला है। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। मेरी कोई पार्टी नहीं है, ना मैं कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं, मैं ना निर्दलीय हूं, मैं किसी का कुछ नहीं हूं, ना मेरा राजनीति से कोई लेना देना। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। सो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे अड़ोस पड़ोस में मेरे कॉन्स्टिट्यूशन लोग डरते हैं कि ओ मैं विदेश से एक भाटी ने उगाड़ रखा है शिव में, लोगों को बिगाड़ दिया, दूसरा एक और भाटी आ गया तो नुकसान कर देगा। तो लोगों को खूब ऐसे बैक ऑफ द माइंड डर लगता रहता है। ऐसे नहीं करते कि यार मूड सा एक हमारे लिए पोस्ट लिखो, नेता नेता ऐसे नहीं करते कि भाई करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कहते भी हैं कि भट्ट साहब यार आपके फेसबुक पे ठीक ठाक ऐसे है तो आप हमारे बारे में कुछ अच्छा लिख दो, या आप कम से कम अच्छा मत लिखो पर नेगेटिव तो मत लिखो। मैं लिख देता हूं, मैं शार्प, आई राइट वेरी शार्प, मैं एकदम जहर लिखता हूं। सत्य थोड़ा कड़वा, बहुत कड़वा होता है वो। तो मैं समाज की, पढ़ाई की, रिश्ते, और मैं जाति पाति इन चीजों के खिलाफ भी खूब लिखता हूँ। आई डोंट नो व्हाई ना। वो आर्मी डिसिप्लिन और पिताजी का शासन और माँ का स्नेह, दादू साहब का वो पुराना, तो 2-3 पीढ़ियों का एक डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है ना, वो आपको एक परिपक्व इंसान बनाती हैं। और तो ये चीजें लोगों को बुरी लगती है। फिर मेरे को सुचिंतक है, वो कहते हैं मूला थारे कहीं करना है, थार पापा बारे रहे, थार पिताजी पेंशन लावे फौजरी थे, भाई दोनों बारे रहे, थार विदेश में मकान। 2021 में तो जब कोविड था 2021 में, तब आपने जो राहत सामग्री वगैरह गांव में जो, हाँ, उसके बाद लोगों को लगा कि सरपंच का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गांव में लोग डर गए, अभी भी डरे हुए हैं लोग। अभी भी मैं गांव ज्यादा आता हूं तो मैं कभी किसी की कोई हेल्प कर दूं, कभी किसी की कर दूं, तो लोगों को लगता है ये क्यों कर रहा है। वहां क्या है, पश्चिमी राजस्थान में लोगों को ये लगता है कि ये किसी मुद्दे के लिए ये कार्य कर रहा है। पॉलिटिक्स घुस गई हर जगह। हाँ, लोग ये नहीं सोच रहे कि यू डूइंग इट अनइंटेंशनली, यू हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। आपका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ना आपकी फैमिली है, ना आपकी कोई इच्छा है, पर लोगों के अंदर एक अनजाना डर है, अनजाना भय है कि ये इसीलिए कर रहा है। नकली नायकों में ये डर होता ही है। हाँ, पद खोने का। बिल्कुल, तो वो बहुत इनसिक्योरिटी है लोगों के अंदर, क्योंकि वो तो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, पर कोई और कर दे तो उनको लगता है कि यार हमारे तो नंबर कम हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह। तो जैसे कोविड के दौरान मैंने, क्योंकि मेरे गांव के बहुत मजदूर बाहर भी काम करते हैं, बेंगलोर इधर उधर, और गांव की हालत आपको पता ही है साहब। तो हमारे वहाँ फेरी का सिस्टम भी है, कुछ बुजुर्ग ब्राह्मण फेरी के लिए भी हमारे गांव में आते हैं, तो आटा वगैरह ऐसा दान पुण्य का काम है। तो खूब चीजें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, क्या पता क्यों मेरे दिमाग में वो आया। तो मैं तो माध्यम हूँ, करने वाला तो भगवान और भगवती है, बट हमने कोशिश की कि कुछ 1-1.5-2 ट्रक हमने राशन गांव में और आसपास में किट बना के, जिसमें कि गेहूं हो गया आपका, और मिर्च मसाला तेल, जो भी बेसिक नेसेसिटी ऑफ ए फैमिली, वो किया। तो लोग बड़े घबरा गए। कुछ लोग तो खुश हुए कि नहीं अच्छा काम कर रहा, धर्म का काम है। कुछ लोगों के अंदर चिंता पनप गई कि यार ये क्या कर रहा है, इसका पक्का इस बार तो सरपंच या प्रधान इलेक्शन में इसका मन। और ये वैसे ही खूब नेताओं के अफसरों के साथ उठता बैठता है, कभी गजेंद्र सिंह शेखावत, कभी ढींकर सिंह जी, कभी पूछड़ सिंह जी, कभी कांग्रेस वालों के साथ। तो कुछ तो ये करेगा, कुछ तो है। मतलब परसेप्शन है लोगों की वो। जी। तो फिर लंपी आया गायों वाला, तब भी हमने कोशिश की थोड़ा बहुत, कुछ जितनी हमारी शक्ति थी तो वो किया। फिर और भी छोटे मोटे काम, जैसे हमारे वहाँ ढाणियों में अगर कोई आग लग जाती, कच्ची ढाणियां हैं, तो उसमें भी मैं थोड़ी सी फाइनेंशियली हेल्प कर देता हूँ। तो लोगों को बड़ी चिंता होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर का हूँ, कड़क हूँ, तो पूछ नहीं पाते वो लोग मुझे। पता है, तो मैं क्या कि बहुत सख्त जवाब दे देता हूँ, तो लोग पूछ नहीं पाते कि आपका एजेंडा क्या है, वाई आप क्यों कर रहे हो ये जी, है ना। आप फलान जी से भी मिल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप हर चीज में इन्वॉल्व हो, आप क्वेश्चनबाजी बहुत कर रहे हो, आप जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ आप बहुत आरटीआई लगवाते हो, ये करवाते हो, वो कर देते हो। आरटीआई वाले चक्कर में अपनी मुलाकात हुई थी, आपने फोन किया था। बिल्कुल। तो आप क्यों ये जानकारियां, मैंने नहीं, मेरा मकसद किसी का नुकसान करना नहीं है, मेरा मकसद है किसी गरीब का हक ना मारा जाए। क्यों? क्योंकि मैंने वो गरीबी देखी है साहब, है ना। मैंने मेरे दाता को
उस जमाने में इन हालातों से गुजरते हुए देखा है। जी तो मुझे वो मेरी सबसे बड़ी समस्या दाता का कनेक्शन है। हाँ। नहीं, समस्या नहीं, ये तो ठीक है, अच्छी चीज है। आपके जैसे और लोग हों तो बढ़िया तो चीजें। मैं जब, अब मुझे याद है मेरे दादी से आके कमर दुखती थी, मैं छोटा था, शायद 7वीं क्लास में पढ़ता था, मैं गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया हुआ। हमारे केंद्रीय विद्यालय में जून में छुट्टियां हो जाती है, मई जून के आसपास छुट्टी आया, दादी साहब की कमर बहुत ज्यादा दुख रही, तो मैं हॉस्पिटल गया। हमारे गांव में सरकारी हॉस्पिटल है, तो वो लोशन देते हैं लगाने की, एक ट्यूब आती है। तो वो जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि फीमेल थी नर्स या फिर मेल नर्स था, इट्स नॉट ए गुड, आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट एट एनीबॉडी, बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि कौन ही दवाई। और दादी साहब के हाल मुड़ा, अब गरीब क्या करेगा बेचारा, है ना, गरीब अनपढ़, उसके पास ना पॉलिटिकल पावर है, ना जान पहचान है, ना उसको शिकायत करने का पता है, ना उसको क्वेश्चन करने की आदत है। बिल्कुल, है ना, तो वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएगी कब आएगी दवाई, कहीं और से मिल सकती है क्या, कोई विकल्प है नहीं, कोई ऑल्टरनेट विकल्प नहीं, और वो ऐसे उदास होकर चलेगी। तो मुझे वो फिर चीज याद आ जाती। अब मैं मेरे गांव जाता हूं तो मैं कभी घूमता फिरता अस्पताल के आगे से निकलता हूं, तो मैं वहां बुजुर्ग ढाणियों से बुजुर्ग महिलाएं, हमारे वहां भील हैं, कुंभार हैं, मेघवाड़ जातियों के लोग हैं, कुछ राजपूत भी हैं, वो जब वहां आते हैं और हॉस्पिटल में बाहर बैठ के छोटे बच्चों को महिलाएं लेके बैठी है, धूप ये 50 डिग्री का टेम्परेचर, और निकृष्ट कर्मचारी बढ़िया अंदर कूलर चला के, एसी चला के, गेट बंद करके बैठे हैं कि अभी नहीं दे सकते दवाई, आप 2 घंटे बाद वेट करो। और मेरा फिर टेम्परेचर वो तेज हो जाता है, मैं फट जाता हूं अंदर से। और मेरे को जब वो, फिर वो मेरे को पुरानी, मेरे को उन बुजुर्ग महिलाओं में और उन बच्चों में मेरा बचपन और मेरी दादी सा नजर आती है। कैसे नहीं देगा तू दवाई? फिर मैं जाता हूं और फिर धमकाता हूं उनको, मतलब बात कर सीएमएचओ से, कौन सी दवाई नहीं तेरे पास, और लिखित में दे मेरे को, नहीं है तेरे पास ये दवाई, लिखित में दे मेरे को अभी, लेटर हेड पे। ये चीजें लोगों को खटकती है कि यार मौन तंग करे। बिल्कुल, मेरा वो हो रहे हैं बेचारे, हाँ, तंग वो गरीब हो रहा जो बेचारा 8 किलोमीटर पैदल ढाणी से पैदल आया है, महिलाएं, बच्चे। आप अपने आप को वहां रख के देखो कभी, आप खुद की माता बहन, आप जात पात ये सब चीजें बाद में देखो, अपने आप को उस महिला की जगह अपनी माता या अपनी दादी बहन को रख के देखो आप, या खुद को बचपन में जब थे छोटे वहां रख के देखो कि आप अधिकारी कर्मचारी वहां हॉस्पिटल में मजे से बैठे हो और बाहर बेचारा गरीब दुखी हो रहा है जी। तो ये चीजें खटकती है लोगों की। सेम हालात हमारे ग्राम पंचायत में, यही, मैं वहां जाता हूं तो पटवारी या ग्राम सेवक ये लोग आते नहीं है, कभी कभार आते हैं, अब कौन पूछने वाला है, अंधेर कर दी है, अंधा राणा क्या, अंधा राजा चौपट जो भी है, हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सारे बाजी, टके सर खाजा, बस। तो ये कहानियां हैं साहब, तो पूछने वाला कोई नहीं, तो वो आते नहीं है, वो वहां का जो ग्राम सेवक अपने आप में कलेक्टर है, जो भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों, अब गांव से बेचारे ढाणी से लोग पैदल आते हैं, कोई आधार कार्ड में नाम जुड़वाना, किसी का नरेगा में, उनको कोई आईएएस की एग्जाम देनी नहीं है बेचारों को, उनको उनकी मास में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, आटे की पूर्ति, वो हो जाए, उसमें वो खुश हैं। मैं छोटा था तो मुझे याद, हम शहर में रहते थे पाली में, हम जिस समय केरोसिन आता था राशन की दुकान पे, तो मैंने 2-2 किलोमीटर की लाइन में बैठा रहा हूं मैं घंटों। अब मैं सोचता हूं कि चीजें बदल गई, सुधर गई, अवेलेबल हो गई, लेकिन फिर मैंने एक दिन विचार किया, मैंने कहा क्या सुधरा, तो मेरे मित्र हैं इसमें फूड एंड सप्लाई, मैंने कहा यार आजकल केरोसिन के लिए लाइन नहीं लगती, बोल लगेगी भी नहीं, मैंने कहा अच्छा कर लिया सिस्टम, बोल नहीं हमने केरोसिन देना बंद ही कर दिया। तो साहब समस्याएं खूब हैं, समस्याएं खूब है। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को सीखना चाहिए। एग्जैक्टली। पूछो, आपका हक है, सवाल पूछना गलत नहीं है, आपका इंटेंशन गलत नहीं है। हाँ, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी हो सकती है, उनको ये लगेगा कि आदमी हमारा नुकसान कर रहा है, आप दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने हक की बात कर रहे हो जी। ये चीजें लोगों को खटकती है इस देश में। और मुझे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं रही पुराने समय में, आप कभी भी अपने राजा से मिल सकते थे, इट वॉज ओपन डोर पॉलिसी। हमारे यूरोप में, पूरी दुनिया में एकमात्र ये देश है जहां एक महल के बाहर घंटा लगता था, आप किसी भी वक्त जाके बजा सकते थे, और वो आएगा राजा, वो राजा आता था। आज तो एमएलए का पीए नहीं आता। एमएलए तो बहुत बड़ी चीज होगी साहब, सरपंच नहीं मिलता। आप तो एमएलए तो बहुत बड़ी चीज हो गई। नॉर्मल जो सरपंच है ना, वो साहब अगर गांव में किसी गरीब की जरूरत पड़ गई ना साइन करने की, वो नहीं करे साहब, तो 4 दिन बाद आया। ये हालात हैं। हाँ बिल्कुल सही। ये इस देश की, अब मैं जैसे, और कुछ शायद मुझे लगता है कि पहले मैं भी शायद इस सिस्टम का हिस्सा था, तो मैं क्वेश्चंस नहीं पूछता था, बट मैं 2018-19 में बाहर चला गया, मैंने वहां जो चीजें देखी ना,
वहां से मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा कीड़े जाग गए कि अच्छा ये भी एक दुनिया है जहां हक के प्रति लोग जागरूक हैं, लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, लोग अपने जो हाँ, मौलिक जैसे अब अधिकार हैं। आरटीआई वाली बात आपने बताई, आरटीआई वाले को लेके बड़े दुखी है सरकारी लोग। हाँ। क्या यार ये आरटीआई वाले टाइम खराब करते हैं तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा फिर आप एक काम करो ना कि सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में डाल दो। बिल्कुल, शुड बी अवेलेबल टू एवरीबॉडी। कुछ भी छुपा के मत रखो। बिल्कुल, और छुपाना क्यों, जब कुछ गलत है ही नहीं तो छुपा क्यों रहे हो आप? तो आप डाल दो, आपको न तो कोई आरटीआई ऑफिसर रखने की जरूरत है, न फर्स्ट अपील, न सेकंड अपील, कोई माथा फोड़ी नहीं। आपको वो पोर्टल ही नहीं रखना है। हाँ, आपका वो एक चैनल ही खत्म हो जाएगा, आपका इतना बड़ा रिसोर्सेज बचेगा वो। और ये जो आप जो बोल रहे हो ना, सवाल पूछने की या बोलने की अभिव्यक्ति, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a) बिल्कुल ये देता है आपको। देता है, बिल्कुल। और इसी नाते हम बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी आर्टिकल की संकल्पना को साकार करने के लिए आरटीआई एक्ट आया है। बिल्कुल, कि आप जानेंगे तभी तो आप बोल पाएंगे, है ना, सही जानेंगे तो, क्योंकि 19(1)(2) में आपको निर्बंधन है, गलत नहीं बोल सकते, गलत नहीं बोलनी, सही और गलत का सही और गलत का अंतर कैसे पता चलेगा? वेरी थिन लाइन बिटवीन दिस। सही और गलत का अंतर ऐसे ही पता चलेगा कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब ये चीजें करता हूं तो मेरे परिवार में जो मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है गांव में, और जो मेरे पेरेंट्स वगैरह शहर में रहते हैं, तो वहां ओढ़ भी देने जाते हैं लोग कि साहब तुम्हारे छोरो तो शिकायतों करे हमारी। वो शिकायतें नहीं है, वो जानकारी मांगी जा रही है आपसे, आप उसको शिकायत समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको उस चीज का पता ही नहीं है, या आप ये परसेप्शन लोगों को दिखाना चाह रहे हो कि ये लड़का शिकायतें करता है। वो शिकायतें नहीं है, वो मैं जानकारी चाह रहा हूं, आपको जानकारी देनी पड़ेगी। आप नहीं दोगे, जोधपुर कलेक्टर देगा। सही बात है। ठीक है, मेरे को वो जानकारी चाहिए और मेरा हक है वो, मैं उस गांव का नागरिक हूं और मैं जानकारी लेके रहूंगा। ये चीजें लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप पढ़ो, और इसलिए वो स्कूल 8वीं तक ही रहेगी। जी बिल्कुल सही बात। तो कहानी हम वापस डबल रोटी पे आते हैं। वी आर गेटिंग डाइवर्टेड टू अदर टॉपिक्स। नाइस। तो लौटते हैं अपन वहीं। हाँ, डबल रोटी का हमने सॉरी हम डाइवर्ट कर रहे हैं, दूसरी अथाइयों में लग जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो डबल रोटी, तो जिसको ब्रेड कहते हैं अपने यहाँ, हमारे पश्चिमी रास्ते में डबल रोटी कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पिताजी मुझे स्कूल छोड़ के आते थे और मैं वेट करता कि दादी साहब कब आए। तो मेरे पिताजी की भुआसा हैं, बीकानेर जिले में शादी हो रखी है उनकी। तो वो जो फूफोसा थे पापा के, वो हेडमास्टर थे उस जमाने में। अच्छा। तो अच्छी नौकरी हुआ करती थी, और उनके 3 लड़के, तीनों लड़के डॉक्टर। अच्छा। सरकारी डॉक्टर, पढ़ा लिखा, हाँ पढ़ा लिखा परिवार मेरे पापा की भुआसा के। तो भुआसा का पोता वो गोरा मुमलिया सा एकदम है ना, बिल्कुल वो शहरी ममाज बॉय नहीं होते, वो मुमलिया सा वो बच्चा आया, भुआसा आए पापा के भुआसा, हमको दादी मुमलिया मतलब मखमल जैसा। हाँ मखमल एकदम वो बिल्कुल शहरी बच्चे होते ना, गोरे गोरे, वो बड़े बच्चे। तो वो उनके भुआसा के साथ में आया गांव में। तो मैं दादी साहब का वेट कर रहा था। तो जैसी दादी साहब, अब मैं क्या कि मैं दादी साहब, मेरे को हमारे स्कूल की बाउंड्री नहीं थी, तो काफी दूर से दादी साहब मेरे को दिख जाते थे, और मैं खिड़की में से देखता रहता कि दादी साहब कब आ रहे हैं। जैसे ही मेरे को दादी साहब दिखे, मैं वो थैली पाटी बढ़ता बढ़ता सब छोड़ के, और मैं खिड़की कूद के भाग जाता था। वहां पीछे एक कच्चा झूंपड़ा था भानी सिंह बाबूसा का, उस झूंपड़े के पीछे मैं छुप जाता था। और फिर मेरे दादी साहब उधर जाते थे और वो मास्टर आपको बोलते थे, माठा मार मुड़े और थैलो दे दो। बिल्कुल। तो वो थैला लेके दादी साहब, फिर हम क्या करते हैं, घर पहले जाए तो पापा पूछे कि हाँ भाई स्कूल से पहले कैसे आगे पढ़ाई करके। तो मैं दादी साहब फिर क्या है कि स्टॉप लेते लेते जाते थे। तो कभी किसी दादी साहब के घर पे, बूढ़ी दादी साहब वगैरह परिवार में, जो मेरे परदादे का परिवार है, उनमें हम जाते थे और वहां बैठ के अथाइयां। तो उस दिन आए हुए थे भुआसा। तो हम स्कूल से सीधे हमारा जो पुश्तैनी, मेरे परदादोसा का जो घर है भोमुका कोसा, उनके वहां चले गए हम। तो वहां भुआसा आए हुए थे, क्योंकि उनका तो घर वही है। अब भाई अलग अलग हो गए, पर वो उनके लिए तो उनका घर वही है, उनकी माँ का घर। तो मेरी परदादी भी उस जमाने में हुआ करती थी, और परदादी भी मेरे को खूब लाड करती थी। तो मैं दादी साहब वहां गया। वो मुमलिया बेटा क्या ब्रेड खाए, बालक जो है, हाँ वो बालक बच्चा, वो भुआसा का पोता। वो अमीर लोग हैं साहब, 3 डॉक्टर उस फैमिली में, फूफोसा हेडमास्टर, तो सक्षम लोग। हमारे यहाँ फौज वाली नौकरी। ठीक है। तो वो ब्रेड खाया। अब मैंने वो ब्रेड पहली बार देखा, ये होता क्या है, ये क्या है। तो हमको क्या है कि वो ताशली होती है हमारे वहाँ, एक कटोरी। उस ताशली में सबको, दादी शाह को सबको चाय बना के दी। वो वाशा का पोता उनकी गोदी में बैठा हुआ, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, वो सरकारी मास्टर है आप। वो जो मेरा भाई है बुआसा का पोता, वो सरकारी मास्टर है। जी। 2nd ग्रेड है। अपने उसमें ब्रेड क्रम्स होता है ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या में, हाँ, तो वो ब्रेड खा ली उसने, और मैं दादी साहब को बोलूं कि दादी साहब ये क्या है, मेरे को भी चाहिए।
दादी शाह ऐसे ना, मतलब मेरे को ऐसे हाथ पकड़ता है ना ऐसे, हाँ, हाँ। बोलो रे मतलब शांत रहे, बोल मत, बोलो रे मतलब हमारे वहां बोलते हैं हल्ला मत चुप कर, रहे। चुप रहे। मैं तो मेरे पर दादी समझ गई कि ये कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है, तो उनको पता था कि भी इसको दूध तो डाल दिया था असली में, हाँ, दूध बहुत होता था हमारे वहाँ, गाय हाँ, वाएं भेड़े वेड़े बकरियां खूब रखते थे, तो मेरे को दूध डाला था असली में, और उस गुआशा के पोते को भी दूध डाला। अब वो दूध उसमें ब्रेड में डुबो के और खाए, तो ज्यादा भीग जाए तो वो आधी उसमें गिर जाए, वो खाए उसको, और मैं बड़ा ऐसे मतलब वो अभावग्रस्त बच्चे नहीं होते जैसे आजकल मैं देखता हूँ, और इस सिग्नल पे बच्चे देखते हैं कि साहब कुछ दे दो खाने के लिए, मैं उस भावना से देख रहा हूँ कि यार मुझे भी क्या पता मिल जाए, पर नहीं मिली साहब, समय था। तो लास्ट में क्या, वो बच्चा धाप गया, धाप गया तो फिर क्या हुआ, लास्ट वाली जो नीचे की ब्रेड होती है ना जो थोड़ी सख्त होती है, हाँ, फर्स्ट ब्रेड और लास्ट फर्स्ट और लास्ट, हाँ, तो वो लास्ट वाली नीचे वाली बची, तो उस बच्चे ने वो खाई नहीं, तो वाशा, वो अमीर लोग थे, वाशा बोला इसको फेंक दे, तो वो मैणिया तो क्या, पॉलिथीन की भी वहां बहुत वैल्यू होती थी, तो पॉलिथीन मैणिया वो पॉलिथीन तो क्या, उन दादी साहब ने वो रख लिया कि वो पॉलिथीन मान दे दे, कोई काम सामान चीज रखने के काम आएगा। और वो ब्रेड क्या है कि वो जो नीचे वाली हार्ड वाली थी, वो उस बच्चे ने जाके और पीछे कच्ची भीतें मतलब कच्ची दीवारें होती थी, उसके पीछे धोरा, थोड़ा मिट्टी बालू रेत का वो था धोरा, तो उस वहां हम बर्तन मांजते थे, वहां उसने वो फेंक दी। मैंने मेरा मेरा ध्यान उसके ऊपर, मैं उड़ा वहां से, ओ भाई साहब पीछे वाले गेट से, मेन गेट से होके, और दूध वूध वहीं छोड़ दिया मैंने, उड़ा वहां से, गया पीछे, और वहां उस धोरे के ऊपर बैठ के उस दीवार, कच्ची दीवार का वो मिट्टी में भर गई होगी, मिट्टी में भर गई, क्योंकि उसने फेंकी ना वो दीवार के ऊपर से, भीत के ऊपर से, तो उसमें थोड़े बालू रेत, और ब्रेड के बीच में वो जो पोर्स होते हैं उसमें रेत घुस गई। मैंने लगा कुछ नहीं, मैंने उसको झड़काया बढ़िया ऐसे गोडे पर, गोडे में झड़का के बढ़िया, और मैंने वो ब्रेड खाई वहां बैठ के इस दीवार का सहारा लेके कच्ची, और वापस आया, पूछा बुआ सा ने, रे दादी सा ने कहाँ गया था, नहीं नहीं ऐसी पार्टी हूं, तो हमारे को क्या चोरी का और झूठ बोलने का कोई मैणा नहीं है, ये हमारा लाइसेंस है, कृष्ण भगवान का हमको ना, तो प्रसन्न की बात है, आशीर्वाद है जी, तो मजाक है, सॉरी जी, इसको सीरियस मत लेना मजाक है ये। मजाक कर रहे हैं। तो आके बैठ गया। तो अब मैं जब कहीं जैसे ऑफिस की टूर वगैरह में इधर उधर जाता हूँ, तो वहां ब्रेड का कल्चर है, तो वहां ब्रेड ही, और मुझे क्या सुबह थोड़ा रोटी वोटी खाने का ऐसे ठीक डाइट का शौक है, क्योंकि हमारे वहाँ पश्चिम राजस्थान में बोलते हैं घर से बाहर निकलो तो सुबह सुबह बढ़िया दड़का दे के निकलो, और बढ़िया खाना खा के निकलो, कि आगे क्या पता नहीं कहाँ रुकने का जगह मिले, सुगन बढ़िया होता है, लोग ये भी मानते हैं, सुगन उससे जोड़ दिया, हाँ सुगन को जोड़ दिया, बट रियल लाइफ ये है कि आप जब घर से निकल रहे हो, खेत में जा रहे हो या कहीं दूसरे शहर जा रहे हो, गांव जा रहे हो, धंधे पे जा रहे हो, आगे कहाँ रोटी मिले, कहाँ होटल मिले, कहाँ ढाबा मिले, कहाँ रात बासा मिले, वो आपको पता नहीं है, तो घर से निकलो तो बढ़िया भर्ती करके निकलो, सेट होके निकलो। तो मुझे वो थोड़ी सी आदत है सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करने की, एज इन इंग्लिश वी से डू ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग एंड देन डिनर लाइक ए बैगर एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो थोड़ा शौक मारा है यहाँ। तो अब मैं ऑफिस के कहीं ट्रैवल में जाता हूँ, तो वहाँ बढ़िया अंग्रेजों की होटलें हैं साहब, तो वहाँ वो ब्रेड जाम, ड्राई फ्रूट्स, जूस, रंडार फंडार, ये दुनियादारी होती है, तो मेरे से वो ब्रेड खाई नहीं जाती, क्योंकि मेरे को रोटी की आदत है। अच्छा, वो मिट्टी जो है आपके अब वहां निकल रही है, अब मैं मतलब फिर मैं बैठ के अचूबा करता हूँ, जब तक मैं वो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ ना मॉर्निंग में, टाई कोट लगा रखी, सूट बूट, आसपास में अंग्रेज बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, पर मेरे को उनकी बातें लग रही खारी जहर, मेरे अंदर वो भाव वापस जाग जाते हैं कि देख मूड़ा कहीं जमाना हो है, कोई जमाना हो, ये ब्रेड के लिए तू मिट्टी से झाड़ के खा गया था, आज तेरे को यहाँ कांच की प्लेटों में कुर्सी हुई रख रहा है, तू ये खा नहीं पा रहा है, तेरे को रोटी खानी है। वही है, जैसे समय बलवान है साहब। सीता जी जब पंचवटी में थे तो उनको सोने का हिरण चाहिए था, है ना, और राम को वो जबरदस्ती भेजते हैं कि जाओ जाओ लाओ, फिर वो सोने की लंका में पहुंच जाती है, और वो सोना और अच्छा उसको राम चाहिए, फिर सोना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है ये मनुष्य की प्रवृत्ति भी है कि आपको जो चीज मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू आप करते नहीं हो। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको अगर आपके पिताजी अधिकारी हैं या आपकी लाइजनिंग है, और आप लाइजनिंग से कहीं नौकरी लगे हो ना, तो आप उस नौकरी की वैल्यू नहीं करोगे सर, और आपने खुद अपने आप रगड़ रगड़ के, जूते रगड़ के और मेहनत करके नौकरी पाई है ना, उसकी आप इज्जत करोगे। राजस्थान में ये जो चल रहा है आरपीएससी वाला, दुखद है, मैंने भी 2 बार हाँ, आप आरएस बनने भी आए थे, कोशिश की थी जी। मेरे कुछ मेंटर्स हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए मीडिया में, बट हाँ शुभ चिंतक, और उन्हें लगता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो मैं यहाँ जयपुर में नौकरी कर रहा था उस जमाने में, महिंद्रा सेज नया नया खुला था, तो ये बात है 14 से 17 18 के, 2014 से 17 18 के बीच की। तो मैं खूब इज्जत करता हूँ उनकी, नाम भी ले सकता हूँ, दिलीप सिंह जी महेचा हैं, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी,
मैं उनको अपना व्यवहारिक गुरु मानता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मेरे लिए इंस्पायर किया है, बिल्कुल, आगे मतलब बढ़ाया मुझे है। ऐसा लगता है कि मुझे मिनक बनाया है ना, हम्म। मतलब मैं शायद मिनक नहीं था, बट उन्होंने मुझे मिनक बनाया है नहीं नहीं, बड़ी टू कनेक्ट विद पीपल। बहुत सारे लोग हैं मुझे सर्कल बहुत के। वो इंस्पायर करते हैं आज भी, यानी सो मोटिवेटेड, एग्जैक्टली। है ना। तो उन्होंने मुझे किसी शुभ चिंतक ने मुझे उनसे मिलवाया। उन्होंने मेरे को ऐसा, और एक मीटिंग सिर्फ 15-20 मिनट, आधे घंटे की मीटिंग, उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कि नहीं, आपके अंदर पोटेंशियल है और आप ये लिखो। मैं क्यों साहब, मैं नौकरी करने वाला आदमी हूँ, पश्चिमी राजस्थान के गांव के बच्चे हैं, हमारे को ये अधिकारी बनना, RS हमारे कहाँ बस की बातें हैं कि ना 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 ना, आप लिख सकते हो और आप आओ हमारे यहाँ। तो मैं 2-1 साल कोशिश की, लिखा, मेंस तक पहुंचे, बट इसको अभाग बोल दो या सिस्टम का हिस्सा विदेश बोल दो। वालों का भाग्य हाँ, अच्छा शायद था। भाग्य में कहीं और कुछ और लिखा था, जी जी। तो नहीं हो पाए। तो फिर निकल गया यहाँ से। फिर मैं मतलब, आप अब ऐसा सोचते होंगे, काश पेपर लीक के टाइम उस समय नहीं होते तो हमारा हो जाता। शायद शायद। और मुझे ये भी लगता है, मेरे साथ कुछ पश्चिमी राजस्थान के बच्चे पढ़ते थे, तो वो मुझे कहते थे, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था IT में, और IT इज वेल पेड जॉब इंडिया में। तो मेरी अच्छी सैलरी थी, 1.5 लाख रुपए सैलरी थी यहाँ पे IT में। जी। उससे पहले मैं पूना में भी नौकरी कर चुका था, तो आई हैड फंड्स, पैसे की तरफ से मेरे को कोई ऐसी तंगी नहीं थी। तो कुछ दोस्त यार, साथ में पढ़ने वाले बच्चे कहते थे कि अरे भाई साहब, आप कन तैयार पैया गणाई है, मतलब यू हैव मनी, हाँ। तो पेपर खरीद लो। मैं क्यों, अरे पागल बनाते हैं, कोई पेपर नहीं बिकते, तुम लोग पागल हो, मेहनत करो। खरीद लिया तो भाई साहब जेल में होते अभी। हाँ बिल्कुल, रगड़ देते SOG वाले मेरे को आज। तो मैंने अभी फेसबुक पे कुछ दिन पोस्ट की थी कि अगर मैं उस जमाने में पेपर लेके RS बन जाता, तो आज SOG वाले मेरे फड़ोदी सुझा देते। फलोदी सुझा देते हैं। अब आपका जिला भी फलोदी हो गया। फड़ोदी जिला हो गया मेरा। तो मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शायद मैंने वो गलती नहीं की, या मेरे DNA में भी नहीं है। मेरे पिताजी फौजी आदमी हैं, हमारे सिद्धांत बड़े कड़क हैं, तो मैं इन चीजों में विश्वास कम करता हूँ कि देयर इज अ शॉर्टकट टू समथिंग, या पैसे से कोई पद या कोई चीज या सेटिंग बाजी कर सकते हो। वो मेरे विचारधारा में नहीं बैठता है। शायद मैं हाँ खड़ूस हूँ, जी। ये भी बोल सकते हैं। आर्मी मैं वाला आपके अनुशासन वाली चीज बहुत ज्यादा मेरे अंदर वो घुल मिल गया है, क्योंकि मैं खूब साल वहां। अच्छा, आपके वाइफ आपको नहीं कहते कि साहब क्या है ये मामला, ये लाइफस्टाइल और ये? हाँ, वो भी मेरे से थोड़ी सी पढ़ाते हैं शायद वो वहां पे वो, सोनिया? हाँ, वो पहले यहाँ इंडिया में थी, तब भी टीचर थी, जी और वहां भी एक इंटरनेशनल स्कूल है। जी जिस शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ की 2 स्कूलें हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल स्कूल्स। जी उनमें से एक स्कूल में वो टीचर हैं जी और पढ़ाती हैं। बीकानेर से पढ़ी हुई है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से, जी जी। पर अभी वो मेरे साथ रहती हैं। 2018 से हम लोग साथ में हैं वहाँ, तो वो पढ़ाती हैं। तो वो थोड़ी सी क्या है कि हमारे यहाँ कहावत है कि अगुणा और अथुना राजस्थान, तो हम हैं अथुणीय, हाँ, पश्चिम अथोड़ मतलब हाँ, पश्चिम। पश्चिमी राजस्थान के लोग, और वो अगुणीय हैं। मतलब शब्द को, राजस्थानी का जो शब्द गजब है, अगुणा, इसको फिर आप थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे तो, और आथुणा, हाँ, इसको आप उदय और अस्त से देखें, सूर्य उदय और सूर्य है अस्त ना? से रिलेटेड है। तो बिल्कुल अगुणा जहाँ से उगता है सूर्य, बिल्कुल वो अगुणा, बिल्कुल। और अस्त जो यानी अथ होता है, अथुणा। अथुणा, ये तो वो अथुणे राजस्थान की हैं, बीकानेर से थोड़ा उस तरफ की। तो अब वो एरिया अलग है साहब, और उनके पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो वो शहर में रहे हुए लोग हैं। और कुछ क्या कि आपकी तरफ के राठौड़ थोड़े, ब्रेड पहले खा ली थी उन्होंने उन्होंने देख भी ली थी, गेहूं और की रोटी वाला। तो उस तरफ के वो ठिकानेदार लोग हैं, तो अमीर लोग हमारे कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि राठौड़ अमीर ही होते हैं साहब। तो उनको मेरे ये, क्योंकि मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल बॉय हूँ, मेरे मूछें रखने की जो स्टाइल है, या मेरा गांव रेगुलर जाना है, या गांव के प्रति इमोशनल, वो मजाक उड़ाती है मेरा कभी कभी। जैसे अब हम गांव से निकलते हैं, जब मेरे को छुट्टी, अब हमारी छुट्टी पूरी हो गई और वापस जाना है, तो हम गांव से निकलते हैं, और ये जैसलमेर बीकानेर वाली रोड पकड़ के कौलायत की तरफ जब निकलता हूँ, तो मेरे गांव से निकलने के बाद में 12 किलोमीटर बाद बीकानेर जिला शुरू हो जाता है। तो मैं जब तक जोधपुर की सीमा के अंदर रहता हूँ ना, मेरे वो आंसू नहीं रुकते। क्या बात है। मेरे को ऐसे लगता है कि यार मुला गांव छूट गया है। गाँव कहाँ जा रहा है तू, क्यों जा रहा है, क्या करेगा। बट वो सखी तेरो नेहर छूटो जाए, गीत है ना एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैसे वो गाड़ी बीकानेर की तरफ या दिल्ली की तरफ निकलती है ना, और गांव के वो आंकड़े, वो बावड़िए, वो खींपड़े, खिणिये, वो मगरा तो पीछे रहता, तो मेरे ऐसे लगता है मेरे शरीर का कुछ हिस्सा यहाँ छूट रहा है,
और मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है और मेरे आंसू आते हैं और वो हंसती है कि बाई चालीसा सरिये वो कहती तू अपने आप को बड़ा भाटी और बहादुर और ये और वो, तुम रांगड़ और मोथे और ये और रोते लड़कियों की तरह हो तुम। ऐसा क्या है इस गांव में, मतलब मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल सही। उस गांव में कुछ तो है। कोड्स जो है बेसिकली पंचतत्व आपके गांव से अटैच्ड हैं बिल्कुल। बहुत अपना एक अलग अलहदा अंदाज और अलग विशिष्ट शैली आपकी है, बनी रहे। क्या लगता है आपको एज एन एचआर, आप क्या सोचते हैं कि इंडियन, अभी आप राजस्थान में जो समिट हो रहा राजस्थान है, राइजिंग राजस्थान में आए हुए हैं और हमने इनको पकड़ लिया, मैंने कब पे मारेंगे। तो जॉब, लैक ऑफ जॉब, ये समस्या बड़ी है। आप अकेले अपने दम पे, हम जितनी संभव कोशिश कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम, सो कॉल्ड एक सवाल सिस्टम है, तो वो बदल नहीं रहा है या ये बढ़ता जा रहा है गैप यूरोप की तुलना में यहाँ बहुत ज्यादा। क्या कर सकते हैं अपन यहाँ? मुझे लगता है इट्स मोर अबाउट इंटीग्रिटी एंड जो अंदर आपके इच्छा शक्ति है ना, वो बहुत बड़ी लैक है अपने एजुकेशन सिस्टम में। मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर मैंने पुणे से अपनी ग्रेजुएशन की, फिर एमबीए किया, फिर यहाँ नौकरी की। तो मेरे अंदर भी वो जो कीड़ा बोलते हैं ना, वो नहीं था कि आई शुड आस्क क्वेश्चंस टू सिस्टम, मैं तंत्र को पूछूं, मैं ये सुधारूं, वो करूं, या देश के प्रति भी फौज वाला लगाव तो था ही, देश के प्रति हमेशा से लगाव रहा है, क्योंकि मैं फौज में हमारे को सिखाया यही जाता है कि देश प्रधान है, बिल्कुल देश से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी वही एक जगह बची है जहाँ जाति और ये विषय पहुंचे बिल्कुल नहीं है। कोई जाति पात ड्रामाबाजी वहां कुछ नहीं है। बिल्कुल। वहां सब, हर स्टेट के, हर जाति पाति के सब लोग एक साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं। एक यूनिट जो है वो फैमिली है, वहां पे परिवार है वो। तो वो भाव थे। पर जो मैं कह रहा हूं कि भाई एजुकेशन सिस्टम में हमको कभी सिखाया नहीं गया कि आप क्वेश्चन पूछो या आप इस चीज को सुधार के प्रति, तो हमने कभी किया नहीं। बट जब मैं यूरोप गया, मैंने वहां देखा, मैं वहां काम किया, मेरे ऑफिस में जूनियर नए लड़के, हम तो यहाँ नौकरी करते थे तो हम अपने सीनियर मैनेजर से डोर नोक करके बात करने के लिए हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि यार क्या कर सकते हैं। वहां ओपन डोर पॉलिसी है, बट यू कैन वॉक इन टू एनी CHRO तक। मैं अभी मेरे CEO से ऐसे साथ में बैठ के गप मार के हथाई कर लेते हैं हम। यहाँ हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी, मोटा साहब है। बिल्कुल। तो ये जो अपने अंदर यहाँ बंदिश बनाई हुई है ना कि अरे सिस्टम है, सिस्टम बहुत, मैं वही कहना चाह रहा था राजा, और वो जो बात चल रही थी घंटा बजा के जा सकते हैं। मुगलों के आने के साथ एक प्रोटोकॉल सिस्टम आया, प्रोटोकॉल, उससे राजा रोजा ये सारे बंद गए। फिर अंग्रेजों के टाइम ये और मजबूत हो गया। तो ये जितनी भी रॉयल फैमिलीज रही हैं, उनके साथ दिक्कत यही है कि उनके आसपास एक फर्स्ट लेयर है, वही लेयर इन नेताओं ने बना ली। बिल्कुल बिल्कुल, ये नेता आज के नए राजा है ना, तो वो मिलने नहीं देना चाहते किसी से। नहीं। और न केवल मिलने देना चाहते हैं, इनकी ओर से तो बंद है, उधर से भी बंद है कि साहब दुनिया जो है वो यही है। बिल्कुल, आप बाहर मत जाओ, हाँ, आप मत मिलो, आप सोचो भी मत, आप जानो भी मत, सुनो भी मत उनको। बिल्कुल। और उसका वो दुख भी पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाहर वाली दुनिया तो अपने हिसाब से एडजस्ट हो रही है। ओके, उनकी दुनिया चलती रहेगी साहब, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, थिंग्स विल मूव अप। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो साइंस है उसके प्रति थोड़ा ज्यादा लगाव। अब जैसे मैं देखता हूँ मेरे गांव पश्चिमी राजस्थान में, अब आपके सेखाटी साइड में, जयपुर साइड में फिर भी साइंस का कल्चर है। हमारे वहां तो साहब कॉलेज है, BSc BCom, सॉरी साइंस, और 11th 12th में साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है। कई स्कूलों में नहीं है। वहां पे मेरे आसपास के शायद 50 स्कूलों में, मेरे गांव के 50 स्कूलों में साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है। तो उन बच्चों का, उनको पता ही नहीं कि ये सब्जेक्ट भी होता है। उस वजह से क्या है कि वो BA कर लेते हैं और फिर भाई परिवार सक्षम नहीं, तो यहाँ जयपुर आके कोचिंग करने, सरकारी नौकरियों की तरफ समय नहीं दे पाते हैं। तो उनके अंदर एक हीन भावना पैदा हो गई है कि साहब मोरो टाबरी, तो BA तो 15वीं पढ़ लियो, BA को 15वीं बोलते हैं हमारे वहां, 15वीं पढ़ लियो और नौकरी लागियो को नहीं रहा, मैं कहीं करूं। तो वो एक नेगेटिव भाव भी पैदा हो गया लोगों के अंदर कि पढ़ाई कहीं हुई कौन, कहीं करो पढ़ रहा। वो भी ठीक है। जैसे अगर अपन देखें इसको टेक्निकल सिस्टम को, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी का स्पीच सुन रहा था यूट्यूब पे। वो ये कहते हैं कि लोग अपना पेट काट के बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, और सरकारों को पता नहीं है कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको क्या जॉब देंगे, हम नहीं पता। अब आज अपने हिंदुस्तान में इतने इंजीनियर्स निकल रहे हैं, गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्वालिटी नहीं है। हमारे यूरोप में एक कल्चर है, एक सेइंग है कि इंडिया इज फॉर चीप लेबर। इंडिया में IT इंडस्ट्री है, वो सब आउटसोर्स इंडस्ट्री है।
यू आर नॉट डूइंग क्वालिटी वर्क, आप सिर्फ लेबर जॉब कर रहे हो सस्ते में। मेरी वहां की रेट जो है, मेरी 1 घंटे की रेट 100 यूरो है, और यहाँ पे मेरे लेवल का ही इंजीनियर या डेवलपर 15 यूरो में वो काम कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम हमारे एक परसेप्शन बना दिया है दुनिया में, आईटी इंडस्ट्री में, कि इंडिया इज फॉर चीप लेबर, आईटी चीप लेबर आई वुड से, नॉट फॉर द अदर बाकी लेबर। चीजों में भी तो है ही है। हाँ, मतलब मुझे बाकी चीजों पे इतना एक्सपोजर नहीं है, बट ये है। तो मुझे लगता, अभी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखो आप, इतने इंजीनियर्स निकल रहे हैं हर साल, बट क्वालिटी नहीं है। आईआईटी के लड़के जॉब के लिए तरस रहे हैं, इतनी आईआईटी खोल दी है दुकानों की तरह। आईआईटी जोधपुर इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, है ना। तो जॉब्स है ही नहीं, आप जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। चलो जॉब क्रिएट मत करो, आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करो, आप लोगों के अंदर ऐसे गुण पैदा करो कि ठीक है, तू पढ़ लिया, इंजीनियरिंग कर ली, बट अब कमा के खाने की शक्ति तो हो तेरे पास। हाँ, और आईआईटी जॉब लेने के लिए नहीं, वो तो जॉब प्रोवाइडर्स बने, आप जो कह रहे हो। यू शुड बी जॉब प्रोवाइडर। अब मेरी बड़ी इच्छा है, अब पता नहीं वो तो कब होगी, बट मेरी इच्छा ये है कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि मैं रोजगार क्रिएट कर पाऊं अपने गांव में एटलीस्ट। अगर मैं बहुत बड़े हाई फाई जॉब्स ना क्रिएट कर पाऊं इंजीनियर्स एंड ऑल के, क्योंकि वहां हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, उतनी पढ़ाई भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि यार मैं कुछ, क्योंकि आप ना उधार दे के हेल्प करके कितनी हेल्प कर लोगे किसी की। सही बात। आज मुझे पैसे की जरूरत है, और मैं प्रदीप साहब को बोलूंगी, प्रदीप साहब मेरे को बड़ी टफ लाइफ में चल रहा हूँ और पैसे चाहिए, तो आप मेरे को एक बार उधार दे दोगे 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, उससे मेरी जिंदगी नहीं निकलेगी। फिर हमारे रिश्ते भी यूं हैं जो वो यूं हाँ, जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको मेरे लिए जॉब क्रिएट करना चाहिए, मुझे स्किल डेवलप करो, है ना। आप मुझे रोजगार काबिल बना दो कि मैं वो 5,000 भी कमा पाऊं, खुद के दम पे कमा पाऊं, मेरी सेल्फ जो अंतर आत्मा है उसके अंदर इज्जत रहे मेरे लिए कि हाँ, मैंने प्रदीप सिंह से उधार नहीं लिए हैं, मैंने अपने खुद के कमाए हैं। ये बड़ी बात है सर। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू क्रिएट। आई डोंट नो कब होगा, कैसे होगा, वो भगवान जाने, जोगमाया जाने, बट मेरी अंदर से एक मेरी जो काया है ना, उत्कंठा है, वो मैं चाहता हूं कि कुछ, पता नहीं कितना होगा। जी, कुछ सवाल मेरे एक दो रह गए, वो ये थे कि एक तो भारत का एक लड़का था फारूक बुलशारा, पारसी था, पंचगनी स्कूल में पढ़ा, उसने ब्रिटेन में जाके एक बैंड बनाया, क्वीन बैंड। बिल्कुल, नाम है फ्रेडी मर्करी। अब पूरी दुनिया में फेमस जेज म्यूजिक का सबसे बड़ा अगर कोई हुआ, बिग नेम। उसने एक बोहेमियन रॉप्सडी नाम से सॉन्ग का जब एल्बम जारी किया तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है। फ्रेडी मर्करी नो मोर आफ्टर 90s में उनकी डेथ हो गई। डेथ पे उस एल्बम को री रिलीज किया गया, वापस उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2015 का ऑस्कर जिस मूवी को मिला वो फ्रेडी मर्करी की जीवनी है। ठीक है। लोग उसको बहुत सुनते हैं, मतलब बोहेमियन रॉप्सडी सुनते हैं, वी आर द चैंपियन। आप चंपा मैती से आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है मेरी कि मैं चला तो गया विदेश, मैं कॉन्वेंट एजुकेशन भी कर ली, हाँ, अच्छी नौकरी और अच्छे पद पे भी हूँ, यूरो में पैसे भी कमाता हूँ, विदेश में भी रहता हूँ, बट मेरे जो व्यवहार और मेरे जो बर्फ से ढका हुआ इलाका, बिल्कुल वहां पे बनसा धुंधली दोरा में, ये मतलब ये क्या है? इसका भी एक कारण है। होता क्या है कि जब बच्चा उगता, जो बढ़ता बच्चा है ना, वो एक पौधा है, या आप कहते हैं कि क्ले है वो, और आप उसको कैसे मोल्ड करते हो या कैसे उस क्ले को रूप आकार देते हो, ये उसी आकार में ढल जाएगा। अब मेरे पिताजी फौजी आदमी, हमारे पास कैंटीन में फिलिप्स का वो आता था टेप, कैसेट लगाने वाला टेप, वॉकमैन टेप वगैरह। वॉकमैन तो बहुत बाद में आए, पहले वो टेप आता था फिलिप्स का, उसमें कैसेट लगती थी वो गोल गोल घूमने वाली। कई जगह मैंने देखा है वो जो शादी करके कई परिवारों में दूल्हे आते थे तो उसको लेके आते थे। हाँ, अरे वो भी बड़ा रेडियो सेल वाला होता, मैं उसकी भी कहानी बताता हूँ आपको। जी। तो हुआ क्या कि हमारे पिताजी फौजी आदमी थे और पिताजी आर्मर्ड कोर में थे, जो टैंक वाली फौज। एग्जैक्टली, मेरा एक दोस्त है राजेंद्र सिंह, उसमें अभी। हाँ, तो पिताजी आर्मर्ड कोर में थे। तो आर्मर्ड कोर की क्या होती है कि हर साल की एक एक्सरसाइज होती है, उसको फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, और वो रेंज जो है वो हमारी पोखरण में है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। हमारा कुलदेवी का मंदिर भादरिया है, उसके पास में वो रेंज है, पोखरण और भादरिया के बीच में। तो पिताजी की हर साल यूनिट सर्दियों में या गर्मियों में एक समय पोखरण आती थी। तो जब भी पिताजी पोखरण आते थे, यहाँ फील्ड फायर रेंज जहां न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है अपना, है ना, ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग, यस, तो उस रेंज में पिताजी हर साल आते थे। तो जब भी वो आते थे, वो वहां से एक तो बाबा रामदेव जी की कैसेट, एक हमारी कुलदेवी भादरिया राय की कैसेट और एक चंपा में थी कैसेट, 3 कैसेट हमेशा लेके आते थे। और हम सुबह उठते थे ना,
तो हमारे वही बाबा के भजन चल रहे हैं, खम्मा खम्मा रे ऋणी चेहरा धनी, ऋणे चेहरा धनी, वो सुनते थे। शाम को हमारे आरतियां चलती थी कुलदेवी की, वो चिरजा वगैरह करणी जी के और भादरिया राय के। दोपहर का जो हमारा टाइम होता था ना, जब पापा लंच करके और फिर रेस्ट किया करते थे, उस टाइम चंपा मेथी चलती थी। और सुबह क्या होता था, हम थोड़े से लेट उठते थे और पिताजी की फर्स्ट पीरियड होती थी, गेम पीरियड में जाते थे तो पिताजी पहले उठ जाते थे और हम थोड़ा लेट उठते थे। तो मेरा क्या है कि वो खम्मा खम्मा अजमाल जीरा कंवरा वाली की जो भजन वाली थी वो भी कम रहती थी, और शाम को हम क्या है कि खेलने चले जाते थे। तो शाम वाला भी मेरा वो छूट जाता। दोपहर के टाइम में पिताजी बाहर नहीं निकलने देते थे, गर्मियों का समय होता था कि नहीं तावड़े में बाहर के निकलो, लू लग जाए या गर्मी लग जाएगी, तो हम बाहर नहीं। तो हमको क्या मजबूरन वो कैसेटें सुननी पड़ती थी। अच्छा। पापा चला लेते थे, अब पिताजी सोते रहते थे और हम कभी पढ़ते थे, कभी सो जाते थे, कभी उठते थे। मतलब वो बच्चा जो होता है उस टाइम, हाँ, तो मेरे को वो क्या है कि वो ही सुने मैंने, बना धुंधलिए धोरों में, है ना, जैसाणेरी बाई मैंने अड़गोड़ी परनाई, मैंने धोरों में परनाई, है ना, बहन भाई का विरह गीत हो गए। तो ये गीत आज भी मैं सुनता हूं ना तो मेरे आंसू ढलक जाते हैं। एक बहन और भाई का गीत है कि 7 भाइयों की एक बहन लड़ी, मैंने अड़गी क्यों परनाई रे बीरा। बिल्कुल, 7 भाइयों की एक बहन, मतलब ये रियलिस्टिक है ये चीजें। वो सुगना बाई का गीत के सुगना उबी डागली नैना सु ढलके नीर रे बेड़ा हो पिरा राम दे, मतलब तो ये गीत क्या चंपा मेथी ही सुना हमने। अब हमारा टेस्ट उस तरह का डेवलप हो गया है। अब हम ये नए जो अंग्रेजी गाने हैं आपके, हिंदी के हो गए, जो हिंदी मूवीज आपकी, ये क्या बोलते हैं हिंदी वालों को, बॉलीवुड, या मैं तो इतना इन चीजों को समझता नहीं हूँ कि मैं शायद पढ़ लिख लिया हूँ, बट इन चीजों से मैं क्रिकेट और मूवीज और ये बॉलीवुड अफीम से दूर हो आप। कुल मिला के 4 अफीम बताई गई है, एक अफीम के साथ आज बैठे हो आप, मीडिया। मीडिया। तो मैं शायद इन चीजों से दूर रहा हूँ, जी, एक्सपोजर भी नहीं मिला। अच्छा, एक इशू बड़ा है सर जिसको लेके मैं खासा कंसर्न हूँ, वो है राजस्थानी भाषा का। बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी। क्यों नहीं भारत सरकार ने अभी महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाराष्ट्र मराठी भाषा को एक कल्चरल लैंग्वेज का दर्जा दिया। राजस्थानी के लिए यही सरकार, यही नहीं इससे पहले वाली सरकारें भी कहते हैं कि राजस्थानी की कोई लिपि नहीं है, जबकि राजस्थानी मुड़िया लिपि में लिखी जाती रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मराठी की कोई लिपि नहीं है, बिल्कुल, वो देवनागरी में लिखी जाती है। नेपाली की कोई लिपि नहीं है, और ये जो हिंदी है इसकी भी देवनागरी ही लिपि है। बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश जिस भाषा का है, राजस्थानी, मारवाड़ी, 12 करोड़ के लोग आसपास लोग बोल लेते हैं इसको। बिल्कुल। शिकागो जैसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च है, जापान में, कई देशों में पढ़ाई जाती है। हमारी सरकार उसको, मैं वही कह रहा हूं कि हमारे अंदर शायद इच्छा शक्ति नहीं है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, मुझे लगता है दोगले लोग हैं हमारे पॉलिटिशियंस कि आप जब वोट लेने जाते हो तो आप कुछ भी कर लोगे ना, आप मारवाड़ी में बोलते हो। बिल्कुल, अरे हुकुम ध्यान रख जो थानो टाबर है वो, बिल्कुल, हाँ, जब काम पड़े वे टाइम बजवे हिंदी बात करें, हिंदी और इंग्लिश। तो ये हमारी विडंबना है साहब। आज गांव का एक, पश्चिमी राजस्थान की बात ही करूंगा मैं, क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान में इतना रहा नहीं और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है। गांव का एक आदमी जो खेत का आम आदमी है, किसान है या मजदूर है, वो किसी सरकारी कार्यालय में चले जाए तो उससे लोग हिंदी में बात करते हैं। अरे भैया हिंदी मुझे आती नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे वहां आसपास में सिस्टम नहीं है, मेरे को मेरी भाषा में बात करनी आती है। उसकी पीड़ा तो उसकी भाषा की है, आप उसका दर्द समझ ही नहीं पाओगे, आप उसकी जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं पाओगे। और मेरे जैसा कोई आदमी मूंछों के ऐसे ताव देके और बढ़िया कोट बूट पहन के और एकदम इंग्लिश में जाके, हे एसडीएम बड़ी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर नॉट आंसरिंग, तो उनके पिंपुड़ी बच जाती है। तो ये दोगला व्यवहार क्यों है? यही नेताओं के साथ है जी, है ना। नेता गरीब आदमी जो बेचारा आपकी भाषा में बात करना चाह रहा है, आपकी संस्कृति को बचाना चाह रहा है या चल रहा है उसको लेके, उसको वो एंटरटेन नहीं करते हैं। और आपके जैसा, हमारे जैसा बंदा शूट बूट पहन के और क्लीन सेव करके चला जाए और इंग्लिश और हिंदी में 2 शब्द कह दे कि मैं तो विदेश में रहता हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो वो बिल्कुल पाउस जाते हैं, जैसे गाय पाउस जाते हैं। हाँ भाई, गाय दूध देने के लिए जो जिस सिचुएशन में आती वैसे आ जाते हैं वो। ये क्यों? आप राजस्थान के आदमी हो तो ये ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि भी जो सक्षम है ना, जो पढ़ा लिखा, वो तो अपना काम वैसे भी करवा लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी या तो कोई अधिकारी से जान पहचान होगी या उसको बोलना, वो सिस्टम को जानता है, बेसिकली वो जानता है, तो वो कैसे भी कैसे करे काम नहीं। आपको असलियत में काम उन लोगों के लिए, मतलब फिर अगर आप जानने वालों का ही कर रहे हैं तो आप रोबोट से बिठा दीजिए, फिर दिक्कत कहाँ है? तो मुझे लगता है कि आदमी को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। जो आपकी बोली में बात कर रहा है, आपको उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल। आप अदर स्टेट्स में, जब मैं इंडिया में अदर स्टेट्स में रहा हूं सर, वहां पे सब्जेक्ट है
आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे अपने यहाँ आरपीएससी है, उनका खुद का सब्जेक्ट है। यहाँ राजस्थान में ये हाल है कि हमारे पास हमारी भाषा नहीं है, इसलिए बाहरी प्रदेशों के लोग आके और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं। वही दिक्कत कर रहे हैं बेसिकली। मैं अभी प्रॉब्लम देखा वही है कि जो कि जो अंशुमान यहाँ सिंह का, भाटी खड़े हुए हाँ, विधानसभा में शपथ लेने के लिए हाँ, पहले, उनको मना कर दिया, या रविंद्र सिंह भाटी खड़े हुए, हाँ, इन दोनों ने राजस्थानी में बात की थी। आई सीइंग दैट सीन, मैं भी सीन ने देख रहे हो मारवाड़ी में कोगा। बिल्कुल। तो बी टाइम मना विधानसभा अध्यक्ष कौन करो, हम्म, विधानसभा अध्यक्ष ने इनकार नहीं किया। कौन बोलते हैं? सचिव बोलते हैं, बिल्कुल, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिल्कुल, वो बोलते हैं कि नहीं आप इसमें नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? है ना, मेरी भाषा। सचिव जो है उसको राइट नहीं है लिखा हुआ पढ़ने के अलावा बोलने का, भाषण का अधिकार नहीं है। भाषण का अधिकार उन 200 लोगों को ही है जो चुने हुए हैं, या एक और व्यक्ति को जो राज्यपाल है, या एक और व्यक्ति को जो कि एडवोकेट जनरल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई समस्या साहब अपने एक मोटी ये समस्या। ब्यूरोक्रेसी मुझे लगता है कि इसको, ब्यूरोक्रेसी इज हाईजैक्ड बाय पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्टेट, है ना साहब। अपने 18 मिनट अगर हुए सिस्टम में या भाषा के प्रति जागरूक हो तो उसी भाषा में काम उपयोग लेंगे। अदर स्टेट्स में देख लो आप क्या हालात। इसका नुकसान झेल रही है ये, हम झेल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां नुकसान झेल रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने भाषा तो तय कर नहीं रखी। अब आपकी जो योजनाएं हैं आप हिंदी अंग्रेजी में बनाते हो, बिल्कुल, वो उनके समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, धरातल पे लागू ही नहीं हो रही, वो कागजों में रह रही है सिर्फ, है ना। तो आप हर बार चुनाव हारते हो हर 5 साल में, और आप वो चेंज होता रहता है ना, क्योंकि जनता दुखी है। हाँ। जनता को पॉलिसीज जो आप बना रहे हो वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही ग्राउंड पे, तो जनता इज नॉट गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। जनता को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो जनता को क्या लगता है कि सरकार बेकार है ना। आप गलत नहीं कर रहे। लीगल सिस्टम में देख लो साहब, लीगल में अभी बीएनएस लागू कर दिया, भारतीय न्याय संहिता। अमित शाह जी का स्पीच हमने अभी सुना था कि न्याय होगा। पीड़ा आपकी राजस्थानी में है, मारवाड़ी में है, बाड़मेरी में है, आड़ोती में, वागड़ी में, ब्रज में, सब एक ही है। पीड़ा उस भाषा में है। आप बताते हिंदी में हो अगले को, अगला सुनता समझता हिंदी में, पुलिस वाला उसकी भाषा हिंदी है, लेकिन पुलिस की भाषा अरबी फारसी उर्दू है, आमदर फामदर ये क्या अदम वकूर, अदम पतार, है ना, शहादत, ये शब्द कब, और कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी में। तो आप ये देखिए गैप, इससे जैसा तो उस गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो जो पुलिस वाले के पास जाता है तो पुलिस वाला बयान हिंदी में लिखता है और वो बयान पढ़ता है, वापस उसको समझाता है कि मैंने ये लिखा है, बट उस बेचारे गरीब को पता ही नहीं है कि इसने क्या बोला है, उसके घोने गम जाते हैं है ना, ही इज कंफ्यूज्ड। फिर वो बोलता है ठीक है साहब के वजन ठीक ही जाए, तो ही इज नॉट गेटिंग न्याय, उस बेचारे को न्याय ही नहीं मिल रहा है। तो जैसे राजवीर शाह चड़कोई हैं, ये लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर। तो मुझे लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी बोले, रविंद्र ने बिल्कुल, हाँ, उन्होंने विधानसभा में शपथ लेने की कोशिश की। न केवल रविंद्र सिंह भाटी बल्कि जोगेश्वर गर्ग पहले बोल चुके हैं इसमें, अब वो चूंकि सचेतक हैं तो वो नहीं बोल पा रहे हैं, और मुझे लगता है उनको प्रयास करना चाहिए गर्ग साहब को, वो शुरू से कंसर्न रहे हैं। इसके अलावा जो बीकानेर के एमएलए हैं जेठानंद जी, बिल्कुल जेठानंद जी व्यास, वो बोले हैं, डूंगर राम जी गेदर बोले हैं, तो बोलने लगे हैं, बिल्कुल, बट वही है कि ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्टेड नहीं है। एग्जैक्टली। तो मुझे अब जैसे रविंद्र की आपने बात की, रविंद्र सिंह भाटी युवा लड़का है, शानदार, अच्छा, वो उम्मीद जगा रहे हैं लोगों में, उम्मीद जगा है। अब आप पॉलिटिकल पार्टीज को ये बड़ी लर्निंग है साहब कि एक नया लड़का 26 साल का युवा पॉलिटिक्स में आता है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स में, वो आता है पॉलिटिक्स में और आके और एकदम बवंडर हो जाता है, तूफान ले आता है। और जो बड़ी जमी जमाई पार्टियां हैं सैकड़ों सालों से, सैकड़ों तो नहीं बोलता हूं बट डेकेड से, दशकों से, उन पार्टियों को वो उखाड़ देता है। कारण क्या है? मेरा मतलब मे बी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, मेरा मानना यह है कि वो अपनी जनता से उस बोली में कनेक्ट कर पा रहा है। exactly. उसके भाषण सुन लो आप, है ना, उसकी गैदरिंग्स में देख लो, वो हमेशा वहां के आम आदमी की भाषा में बात करेगा, और आम आदमी जो गरीब है ना, उसकी भाषा में अगर आप बात करोगे ना, आप कनेक्ट कर पाओगे, और वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं लोग उससे। अगर यही चीज ये पार्टियां और ये नेता करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि इनको भी इस चीज का फायदा। एक और उदाहरण दूंगा आपको, रविंद्र सिंह डूइंग वेल, उन्होंने लोगों को एग्जैक्टली, एक और बंदा है कांग्रेस में जिसकी एक्सेप्टेंस पिछले 1-1.5 साल में इतनी बड़ी है, गोविंद सिंह डोटासरा, बिल्कुल, और बिकॉज ऑफ भाषा, बिकॉज ऑफ देसी अंदाज, लोगों को लगता है ये हमारे जैसा अपना आदमी है, अपना हमारे जैसा, ये चीज रविंद्र सिंह भाटी के साथ भी है, ये डोटासरा के साथ भी है, और भी लोगों के साथ में। तो मेरा कहना यही है कि आप अपनी भाषा को उपयोग लीजिए, और मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स तो इग्नोर देम फॉर नाउ, बट जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, जो नेता हैं या जिस भी लेवल पे हैं, एमएलए, एमपीज, आई डोंट नो आपका ये सिस्टम। अमेरिका अब तक जूझ रहा है इस समस्या से, उन्होंने डोजी जो बनाया है डिपार्टमेंट। हमारे अब जैसे मैं वहां रहता हूँ तो मेरे पास वहां की पीआर है, जिसको परमानेंट रेसिडेंसी बोलते हैं,
और वहां की नागरिकता एक अलग चीज, जो पासपोर्ट चेंज करवाना, हाँ। क्योंकि इंडिया दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं करता, तो मैं अपने गांव का पासपोर्ट रखना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। मैं उसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। ब्लू पासपोर्ट। मेरे को पता नहीं, मैं मतलब मेरा घर जयपुर में भी है, मेरे पास विदेश में भी घर है, मेरे पेरेंट्स बीकानेर में रहते हैं, बीकानेर में भी घर है, गांव में पर भी। हाँ गांव में भी घर है, गांव में तो खैर पुश्तैनी है ही, हम्म। पर मेरे किसी भी कागज में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, सब में मेरा एड्रेस मेरा गांव है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये पासपोर्ट छोड़ दिया तो मेरा गांव छूट जाएगा। अब इसके पीछे साइंस और लॉजिक कुछ नहीं है, बट इमोशनल बीमारी है मेरी। जड़ से कट जाऊंगा मैं, जिस मिट्टी से बना हूं, जिस हवा से, बिल्कुल। जिस तो मैं 5 तत्वों से जहां हाँ, के बना हुआ हूं, वहीं तो का। इस चक्कर में मैं वहां का पासपोर्ट नहीं, अब अपन भाषा की जो बात कर रहे थे, तो वहां की जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि आप मिनिमम एक सैलरी, वहां पे हमारे जैसे जो स्पेशलिस्ट जॉब में लोग हैं, क्योंकि वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं, क्योंकि आप बड़ी सैलरी पे हो वहां पे। कितना टैक्स होता है, कितना परसेंट टैक्स होता है? फ्लैट 20% है जिस देश में मैं 20%, रहता हूँ, जी। 20%। 2% है ऊपर, जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी इंश्योरेंस और जैसे अपने आप पीपीएफ वगैरह होता है, इस तरह की चीजें हैं। तो फ्लैट 22% है। तो वहां पे हम हाईली स्किल्ड और हाईली पेड एम्प्लॉयज हैं। जी। तो वहां की सरकार चाहती है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ रहे, तो वो हमको प्रोत्साहित करती है कि आप हमारे यहीं रहो, आप यहीं सेटल हो जाओ, हम आपको ये सुविधाएं देंगे। हाँ, वो हमारा पैसा वहां नहीं जाएगा। हाँ, है ना। तो वो ये चाहते हैं वहां रहने के लिए, बट उनकी ये सब वो हम लोगों को वो दे मोटिवेट अस, है ना। पर उनकी एक रिक्वायरमेंट फिर भी है कि आपको हमारा लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, भाषा सीखो भाई, आप भाषा सीखो, तभी आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हो। जी बिल्कुल। मैं आपके इतनी बड़ी पास में ही रिक्वायरमेंट एक यहाँ देश पे है यूरोप में, स्विट्जरलैंड गया था। वहाँ मतलब वो लोग फ्रेंच जो है ना, वो इंग्लिश नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे सर, वो जर्मन इंग्लिश नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो अपनी भाषा से प्रेम करते हैं। हाँ। हम निकृष्ट हैं, हम अपनी बोली, अपनी भाषा में शर्म आती है। बिल्कुल। ये पॉडकास्ट इसलिए हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि भाई हमारा चैनल हिंदी में है। हाँ, वरना मैं हाँ, तो मारवाड़ी बोलता, अपनी राजस्थानी भाषा में ज्यादा आनंद आता हो, वो घणी मारली हो रही है जमान, हुकुम। पर मैं हिंदी आ पड़ा हुनने वाला घणे करा हिंदी हाँ, वाला, बिल्कुल, मैं कि चलो हिंदी में पेवण दो, बिल्कुल। अदरवाइज वो ज्यादा रिलेट कर पाता हूं मैं। जी। तो मुझे ये लगता है कि जब हर देश, यूरोप सक्षम कॉन्टिनेंट है, वहां पे हर देश की अपनी भाषा, और छोटे छोटे देश हैं साहब इस्टोनिया, हमारे, लातविया, हाँ, लिथुआनिया। जैसलमेर जिला जितना है ना, उससे छोटे तो देश हैं वहां पे। सर मैं अभी बाड़मेर विधानसभा लोकसभा का जब चुनाव कवर कर रहा था, तो ये इस दुनिया के 145 देश बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से छोटे हैं। बताओ आप। दुनिया के 145 देश, तो कितने एक देश बच गए? श्रीलंका जितना बड़ा है ये बस। पर उनको उनकी भाषा के प्रति बड़ा लगाव है, वो आपसे दूसरी भाषा में बात ही नहीं करेंगे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो ऑफिस में है उसमें वो इंग्लिश में बात कर लेंगे, बट जैसी ऑफिस का टाइम खत्म, भारत में भी कई सारी चीजें हैं। बेसिकली मुझे लगता है राजस्थान की कमजोर लीडरशिप है ना, लीडरशिप इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप महाराष्ट्र में या गुजरात में आप आईएएस हैं, तब तक आपको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी जब तक आप गुजराती या मराठी नहीं सीख ले। उड़ीसा में, पंजाब में, उड़ीसा में, सब जगह। बिल्कुल। तो ये है कि हम लोग, ये है कि कोई भी मजे लेके चले जाओ यार। यही समस्या है हमारी, यही समस्या है कि हमारे। मैं जब माउंट आबू सिरोही में जब पत्रिका में था, तो वहां एक एच गुइटे करके आईएएस हैं, वो माउंट आबू में एसडीएम थे। माउंट आबू मतलब मोस्टली लोग वहां के या तो एलीट हैं क्योंकि हिल स्टेशन है, या फिर आदिवासी, गरीब आदिवासी, उनको वही भाषा आती है। एच गुइटे को हिंदी नहीं आती, तो एक सेकंड ग्रेड टीचर उनके ट्रांसलेटर थे। कोर्ट, एसडीएम ऑफिस, सब कुछ वही चलाता था। वो है ना कि भाई, और अपने हिसाब से चलाता होगा। हाँ, संस्कृत का कवि जो है वो उसको हिंदी नहीं आती, और ट्रांसलेटर है उसको संस्कृत नहीं आती। तो कि स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, के स्त्रियों का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। तो वो वाला सिस्टम चल रहा, मैंने देखा है वहां। मैंने कहा यार ये क्या है, क्योंकि वो आईएएस है, यूपीएससी पास करके आए, उनको फील्ड पोस्टिंग देनी है। नहीं, आई एग्री विद यू। मुझे लगता है कि आईएएस का आम जनता से इतना कनेक्शन नहीं है, तो आईएएस के लिए तो हम फिर भी चला लेंगे। नहीं, उसका तो वो तो एसडीएम है ना वहां पे सर। हाँ, कोर्ट एसडीएम के लिए बिल्कुल, उसको आप भाषा विभाग में लगा दो, चलो नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सारी मुझे लगता है कि जो पीपल कनेक्ट वाले लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनका 1-to-1 ना, वो पीपल कनेक्टेड है सर। नहीं तो फिर उसको जो ब्यूरोक्रेसी का सेकंड लाइन है ना, वो अपने हिसाब से चलाएगा, जैसे वो सेकंड ग्रेड चला रहा था। ट्रू, बिल्कुल, आई एग्री जी। तो ये कब सुधरेगा साहब? मुझे तो आई नो राजवीर साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, रविंदर सिंह भाटी जैसे लोग,
और भी कई और भी लोग। युवाओं के अंदर ये काफी पिछले 5-7 सालों में शायद मुझे जी, लगता है कि प्रोफेसर दिनेश गहलोत हैं जोधपुर में, हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे राजस्थानी में काम कर रहे हैं, भारतीय संविधान पे। बिल्कुल। तो अच्छे लोग काम कर रहे हैं निश्चित बहुत। तौर पे। तो लोगों की इच्छा है, हम्म, बट मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां या नेताओं की इसके प्रति इतना अंदर की जो है ना आग नहीं है, बिल्कुल। उसकी वजह से शायद ये चीजें हो नहीं पा रही। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक दूसरे पे थोप देते हैं कि नहीं साहब हमने तो दिल्ली भेज दिया, दिल्ली वालों ने किया नहीं, दिल्ली वाले कह रहे हैं नहीं नहीं राजस्थान से आया ही नहीं है। ये मुझे लगता है कि वो मैं एक challenges इंटरव्यू देख रहा था, अब देखेंगे ना, पाकिस्तान की एक सिंगर हुई है रेशमा, गीत सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही राजस्थान से गई हाँ, हुई है, राजस्थान, वो मेरे आज भी गांव, वही बोली बोलती हैं। मेरे गांव के, अब तो वो नहीं रही दुनिया में, हाँ, चली हाँ, गई दुनिया मतलब से। उनकी वीडियोस वगैरह देखे हाँ, मैंने। तो वीडियो में, इंटरव्यू में वो कहती हैं कि हमारी भाषा तो राजस्थानी है। बिल्कुल। तो वो बोल के बताती है के करो किया करो, रतनगढ़ के पास में लोहा में वो जन्मी, बिल्कुल मालासी उनका गांव, बिल्कुल और वो बताती है कि मेरे हमारी भाषा तो राजस्थानी है सर। बिल्कुल तो वो लेडी जो 50 साल पाकिस्तान में रह ली उस वक्त तक जब इंटरव्यू हुआ, बिल्कुल, है ना, और वो बोली नहीं छूटती पंजाबी उन्होंने सीख ली, उर्दू भी सीख आप ली। सब सीख लोगे पर आपकी मातृभाषा नहीं छूटेगी। बिल्कुल। मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीख चुका हूँ, इंग्लिश, हिंदी, पंजाब में रहे, पंजाबी भी आती है मुझे थोड़ी बहुत, महाराष्ट्र में मैंने अपनी दर्द जब होता है ना, मान लीजिए आप कितने बड़े फ्रेंच, कोई मायरे भाई रे है ना, वो आपका अंदर से वही, आप बनावटी, मैं इंग्लिश में बनावटी बातें कर लूंगा, बट मेरी जो असली बोली है ना वो मेरी मातृभाषा जो बचपन में सीखा, माँ से सीखे, जो माँ से सीखा हूँ या गांव में सीखा हूँ। तो मैं कुछ कह रहा था, भूल गया हूँ आपको भी, सॉरी। हाँ, बट तो यही बात चल रही थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसको थोड़ा सा उसको देखना चाहिए, बाकी स्टेट्स में है, और इसकी प्रॉब्लम राजस्थान में ही, ये पूरे भारत में विडम्बना है साहब। है ना। एक और चीज मैं राजस्थान को ऐसे एनालाइज करता हूँ कि राजस्थान पूरे भारत में एक अलग तरह का स्टेट है। कैसे? ऐसा कोई स्टेट नहीं मिलेगा आपको, जैसे तमिल है, तमिलनाडु जो है वो बिकॉज ऑफ तमिल एक स्टेट है, एक जैसा कल्चर है, एक जैसी भाषा है, एक जैसी डेमोग्राफी है। राजस्थान में आपको माउंट आबू में बर्फ मिलेगी, माउंट आबू में ज्योग्राफी अलग है ना, ज्योग्राफी अलग है, साथ ही कल्चर अलग है। आपको वागड़ में अलग कल्चर मिलेगा, आपको पंजाब मिल जाएगा गंगानगर में, आपको गुजरात मिलेगा जालोर सिरोही में, डूंगरपुर में, और आपको पाकिस्तान बॉर्डर पे बाड़मेर जैसलमेर में सिंधी कल्चर हाँ, आपको धौलपुर और भरतपुर में यूपी मिलेगा, इधर मेवात मिलेगा, हरियाणा मिलेगा, मतलब इतना गजब का कल्चर। और नागौर यानी नागौर अलग ही कल्चर उनका, कोई गौर मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये पार्टियां और सरकारें भी इसको नहीं समझ पा रही है। वो ये है कि भगत सिंह को पढ़ा मैंने, भगत सिंह को लोग पता नहीं किस तरह से देखते हैं, वो भाई एक फांसी पे झूल जाने वाला व्यक्ति मात्र नहीं था। भगत सिंह 8वीं क्लास में एक आर्टिकल लिखते हैं कि जिस देश की एक भाषा नहीं हो सकती वो देश एक नहीं हो सकता, और बाद में टूटा भी। वो उस आर्टिकल में एक बड़ी बात लिखते हैं मूलसा, वो ये लिखते हैं कि एक इस देश की एक भाषा तो नहीं हो सकती, लेकिन इसकी लिपि एक कर दी जाए, मतलब तमिल भी अगर देवनागरी में लिखी जाए तो इजी हो जाए, है ना। ये बात वो आज से 100-125 साल पहले बड़ा विजन था उनका, है ना। आज हम मोबाइल में लिख रहे हैं KEMCHO, केमछो, है ना। लेकिन अब यह मुझे कन्नड़ सीखने के लिए कन्नड़ लिपि सीखनी पड़ती है, बंगाली सीखने के लिए बंगाली लिपि सीखनी पड़ती है। टेंशन ही खत्म, चलो आप अपनी भाषा रखिए, और उससे कल्चर को फर्क नहीं पड़ता कोई भी। मोबाइल कंपनियों ने वो किया, करोड़ों डॉलर्स बना रहे हैं वो जो व्हाट्सएप पे या अनदर्स पे, और नहीं किया जिन्होंने वो दुख पा रहे हैं। तो मुश्किल है साहब, मुझे लगता है कि इट वुड टेक टाइम, खूब समय लगने वाला, क्योंकि अभी मेरे दादा कहा करते हैं सुख तो हैंग हुई मैं मरियो मतलब सुख तो सारे होंगे पर मैं जब तक जीवित हूं नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि शायद होगा, पर मेरे देखने में आज विचार उपजा है, अब युवा सोच रहे हैं, शायद आज से 10 साल पहले लोग सोचते भी नहीं थे। Exactly. अब मैं काफी, सोशल मीडिया इज बिग थिंग, इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म, पीपल गेटिंग कनेक्टेड। तो अब मुझे लगता है कि लोग भी इन चीजों को काफी सीरियस ले रहे हैं। सब मैं बताऊं आपको एक उदाहरण कि मेरे खूब रिलेटिव्स हैं जो शहर में रहते हैं, मतलब दूर क्यों जाऊं, मैं मेरे परिवार की बात कर लूं, कुछ फौजी हैं, कुछ कॉर्पोरेट में हैं। तो अब वो क्या है कि क्योंकि गांव में स्कूलें अच्छी नहीं है, तो उनकी मजबूरी है कि जोधपुर या बीकानेर या किसी शहर में जाके बसना। छोटे छोटे बच्चे, मेरे भतीजे हैं या भाणजे हैं, जो भी हैं, घर जाओ उनके तो घंटी बजाते हैं तो बोलते हैं मम्मी कोई अंकल आया है, हिंदी में कोई अंकल आए हैं। और फिर आप अंदर जाके बैठो तो वो काकोसा मामोसा और वो चीजें भूली, उनके लिए अंकल कॉमन शब्द हो गया है। और वो माँ बाप है ना, वो अगर बच्चा अगर गलती से, फिर हम बच्चों को पूछते हैं कितनी में, मैं तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी भाषा में बात करूं ताकि बच्चा वो सीखे, या तो मैं पूछता हूँ कितनी में पढ़े, कहीं नाम है थारो,
स्कूल रो कोई नाम है, ऐसी चीजों पूछूं तो वो बच्चा ऐसे बड़ा उसमें कंफ्यूजन में दिखता है। फिर उसकी माँ बड़ी उससे, माँ या पिताजी जो हैं वो बड़े ऐसे प्राउड फील कर, ना हमारे बच्चों को तो मारवाड़ी आती नहीं है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। मतलब मर जाओ तुम यार, मर जाना चाहिए आपको। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। मैं शर्म आनी चाहिए जालौर आपको। में रहता था, तो वहां हमारे एक मित्र, तो उनके गांव से 2-3 परिवार के लोग आए। तो उनका जो बच्चा है, अब तो काफी बड़ा हो गया वो, तो आपको पता है दरवाजे में एक तो वो डोर होता है जिससे जाली वाला। जाली होता है, और बिल्कुल। दूसरा तो लकड़ी वाला। वो जो आए उनके आप जैसी बड़ी बड़ी मूछें थी। तो पहले बच्चों को ये ट्रेनिंग है कि आप लकड़ी वाला खोलिए, देखिए कि कौन है। तो मैं वहां खाना खा रहा था उस वक्त, उनको मैं जीजा बोलता हूँ जो उनके वाइफ हैं। तो जीजा खाना परोस रहे थे, बोले देखना भाई। तो वो उन्होंने खोला और उन्होंने देखा, और बच्चा क्या बोलता है, मम्मी बाहर गुंडे खड़े हैं। गुंडे आए मतलब मूंछों वाला आदमी। क्योंकि साउथ की मूवीज में गुंडे ही दिखाए गए। ये सिनेमा, इसलिए आई हेट सिनेमा ऑल्सो, कि सिनेमा में भी ना साहब इतनी चीजें गलत दिखाई जाती है और लोग उसको देख के बहुत इंप्रेशंस बनाते हैं। अब मैं वहाँ रहता हूँ तो मेरे साथ में खूब राजस्थान और सॉरी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के लोग रहते हैं। तो कई कई चीजें मूवीज में ऐसी दिखाई जाती है जो नेगेटिव हैं, जैसे अंधविश्वास हो गए, भोपा भल्डा, ये वो फलाना ढिमाका। तो वो लोग मेरे को पूछते हैं, अरे मूल शाह, वो मेरे को या तो मेरे को मूल शाह बोलते हैं या भट्ट शाह बोलते हैं, भट्ट साहब आपके वहां आज भी राजस्थान में, मतलब उनको ये नहीं पता कि भाई मैं भी यही चीजें फॉलो, आप तो ये फॉलो करते होंगे। हाँ, उनके अंदर एक वो प्री इंप्रेशन बना हुआ है कि ये लड़का prejudice में से राजस्थान का है, ये भी मूछें रखता है और ये इस तरह का बैकग्राउंड का है, तो ये भी ये चीजें फॉलो करता होगा। तो ये जो सिनेमा और ये चीजें हैं ना, ये भी इतना गलत मैसेजिंग दे रही है समाज में, जो मुझे लगता है कि बदले जाने की आवश्यकता। बदले या रेगुलेशंस कुछ हो इस पे कि आप ना दिखाएं ऐसी चीजें। तो बट ये तो अब कुछ रेगुलेशंस सेंसर बोर्ड के हैं, लेकिन सर उसके इंडिया में बावजूद ओटीटी ने तो सारी हदें पार कर दी। अब वो पहुंच चुकी है गाँव तक। चलो तो सर, लंबा बिल्कुल आपके साथ आज संवाद हुआ, आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करते रहें। तो राजस्थान से सुदूर हजारों किलोमीटर दूर एक राजस्थानी दिल धड़कता है, बर्फीले इलाके में धोरों का दिल, जो भोला है और आज पता चला कि भावुक भी है। तो आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।